नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से गवर्नमेंट गुरु 2.0 यूट्यूब क्लास में। आज हम क्लास में देखने वाले हैं राजस्थान का करंट अफेयर जो आपके आरएस के एग्जाम में, एसआई के एग्जाम में, आरएएस के एग्जाम में और आरपीएससी का कोई भी एग्जाम हो उसमें आने वाला है। तो हम करंट अफेयर देख रहे हैं जनवरी 2023 से आपके जुलाई 2023 तक। पूरे 7 महीने का करंट अफेयर हम देखने वाले हैं। तो हमारा जो 2 महीने का है जनवरी और आपके फरवरी, वो हमने पिछली क्लास में कर लिया है। जिन बच्चों ने भी क्लास अटेंड नहीं किया वो जरूर क्लास अटेंड कर लें। और ये जो करंट अफेयर मैं बता रहा हूँ आपको कि कपिल चौधरी सर है जो आरटीएस हैं, उन्होंने अपनी बूस्टर नोट्स नाम से जो है किताब निकाली अर्धवार्षिकांक, उसका ही पूरा जो है पीडीएफ बना के मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। तो जो भी बच्चे बुक नहीं पढ़ रहे हैं तो वो यहाँ से वीडियो बिल्कुल देख सकते हैं और आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। ये कंटेंट बहुत अच्छा है सर का, तो आप ही बिल्कुल आप ये चीज़ देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी वक्त गवाए। 2 माह का हमारा करंट अफेयर हो गया और आज क्लास में हम देखने वाले हैं मार्च और अप्रैल वाला। मार्च और अप्रैल वाला करंट अफेयर हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी क्लास। तो देखिए, राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक 2022, राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक 2022, ये जो विधेयक है काफी जो है विवादों में रहा। विवादों में क्यों रहा? क्योंकि आने आते हुए ही इस विधेयक को जब हमारे यहाँ पे जो सरकार लेके आई थी विधानसभा में, तब डॉक्टर्स ने काफी हड़ताल की थी। डॉक्टर ने हड़ताल की थी और हड़ताल के कारण ये विधेयक में कुछ संशोधन भी हुए थे और काफी जो है चर्चा में रहा था। तो ये विधेयक है राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक 2022। ठीक है। तो स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा जी हैं, इन्होंने ये जो है विधेयक पेश किया था और राजस्थान पहला राज्य बन चुका है ऐसा विधेयक लाने वाला। ऑल ओवर इंडिया में राजस्थान पहला राज्य बन चुका है ऐसा, मतलब स्वास्थ्य का अधिकार दे दिया है यहाँ की जनता को गहलोत सरकार ने। तो 21 मार्च 2023 को ये पारित हुआ था। 21 मार्च 2023, ये डेट जरूर याद रखना, 21 मार्च 2023। और इसमें मैं बता दूं आपको कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको सारे बता दूंगा कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, उसको बिल्कुल आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 21 मार्च 2023 को राजस्थान में स्वास्थ्य का अधिकार लागू किया गया। और मंत्री कौन है? प्रसादी लाल मीणा जी। और ये पहला स्टेट बन चुका है इस तरह का अधिकार देने वाला, स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला राजस्थान पहला स्टेट बन चुका है। कौन कौन से अस्पताल शामिल है इसमें? जो है सरकारी अस्पताल शामिल है, सार्वजनिक निजी सहभागिता पर आधारित जो सरकारी जो अस्पताल है, मतलब पीपीपी मॉडल पे जो अस्पताल आधारित है, वो आपके इसमें शामिल है। वे निजी अस्पताल जो रियायती दर पर सरकार से जमीन लेते हैं तथा सहायता करते हैं। मतलब आपको ध्यान होगा कि सरकार क्या करती है कि कुछ ऐसे अस्पताल हैं जो सरकार से 1 रुपए में, मात्र 1 रुपए में जमीन लेते हैं रियायती दरों पर और वहां पे अस्पताल या स्कूल खोलते हैं। जैसे बहुत सारे अस्पताल हैं हमारे जयपुर में भी। और ठीक है, ये तो हो गए वो वाले अस्पताल जो 1 रुपए में जमीन लेते हैं। मात्र अस्पताल जनता की सेवा के लिए सरकार 1 रुपए में जो है जमीन आवंटन करती कि आप इसमें स्कूल बनाएं, इसमें अस्पताल बनाएं। ठीक है। पीपीपी मॉडल पर आधारित अस्पताल, तो पीपीपी मॉडल कौन से हैं? जैसे हमारे जयपुर में मेट्रोमास अस्पताल है जो सार्वजनिक निजी भागीदारिता पे आधारित है। मेट्रोमास, ठीक है, जो मानसरोवर में है। सरकारी अस्पताल सबको पता है। तो ये 3 तरह के अस्पताल इसके अंदर शामिल है। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21, भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 क्या कहता है कि आपको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, गरिमापूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो गरिमापूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता जो है आपके, उसके अंदर स्वास्थ्य का अधिकार भी आता है। तो ये इसको सुनिश्चित करता है। तो राजस्थान केवल एकमात्र ऐसा स्टेट है, राजस्थान एकमात्र ऐसा स्टेट है जिसने ये अधिकार दिया है। राज्य के प्रत्येक नागरिक को आवश्यक शुल्क या शुल्क के पहले भुगतान बिना आपातकालीन उपचार एवं देखभाल का अधिकार होगा। मतलब इसमें क्या होगा कि राज्य का जो भी प्रत्येक नागरिक हो, आवश्यक शुल्क या शुल्क के पहले भुगतान बिना, मतलब शुल्क किसी प्रकार का कोई शुल्क देना नहीं पड़ेगा उससे पहले, मतलब इलाज पहले करवाओ आप। जरूरी नहीं है आपके पास अगर पैसा नहीं है तो जरूरी नहीं है कि आपको पैसा देना पड़ेगा, आपका इलाज कोई रोक दे। आप पहले पैसा देने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, आप पहले इलाज लो, उसके बाद की बात है पैसे की। यदि आपातकाल इमरजेंसी में इलाज का खर्चा संबंधित मरीज द्वारा वहन नहीं किया जा सकता, मतलब होते हैं ना, गरीबी होती है कईयों के, तो गरीबी में अगर कोई मरीज अपना पैसा नहीं दे पाता, मरीज जो है इलाज का पैसा नहीं दे पाता है या मरीज के परिजन इलाज का पैसा नहीं दे पाते हैं, तो इसका जो पैसा है सरकार जो है वहन करेगी। 50 बेड से कम के निजी अस्पताल को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है। मतलब इस कानून में वही अस्पताल शामिल है जिसमें कम से कम 50 बेड हैं।
मतलब कम से कम 50 बेड है वही इस जो है कानून में शामिल है। तो क्या क्या प्रावधान किया गया इसके तहत, प्राप्त शिकायतों का 24 घंटे में निस्तारण जो है अधिकारी को प्रेषित की जाएगी। इसके तहत प्राप्त शिकायतों को 24 घंटे के अंदर अधिकारी को प्रेषित किया जाएगा। संबंधित अधिकारी 24 घंटे में जवाब देगा। कंपलसरी कर दिया है कि 24 घंटे के अंदर अंदर जो है अधिकारी को जवाब देना पड़ेगा। जवाब नहीं दिया जाएगा तो 24 घंटे के बाद जिला स्वास्थ्य प्राधिकरण को जो है शिकायत भेज दी जाएगी। जिला स्वास्थ्य प्राधिकरण को शिकायत भेज दी जाएगी। मतलब आपको कोई कंप्लेन है कि भाई साहब हमारे जो है ये इलाज नहीं कर रहे हैं डॉक्टर साहब, ये कर रहे हैं हमको परेशान, तो इसकी जो शिकायत है अधिकारी को 24 घंटे के अंदर अंदर शिकायत की जा सकती है। ठीक है, 24 घंटे के अंदर शिकायत की जाएगी। अब जो अधिकारी है वो 24 घंटे के भीतर ही इसका जवाब देगा, 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करेगा। अगर कोई अधिकारी कार्रवाई नहीं करता है उसकी 24 घंटे के बाद जो है जिला स्वास्थ्य प्राधिकरण को जो है शिकायत आगे भेज दी जाएगी। जिला स्वास्थ्य प्राधिकारी 30 दिन के अंदर जो कार्रवाई करेगा और वेब पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। 30 दिन का समय दिया है कि जिला स्वास्थ्य अधिकारी को भी, प्राधिकारी को भी जो है 30 दिन के अंदर अंदर इस पे कार्रवाई करनी पड़ेगी शिकायत पे। यदि जिला स्वास्थ्य अधिकारी भी 30 दिन में समाधान नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारी को शिकायत प्रेषित की जाएगी। मतलब कितना अच्छा सिस्टम इन्होंने डेवलप किया है कि 24 घंटे में आप हमारी शिकायत सॉल्व करो। 24 घंटे में सॉल्व नहीं करोगे तो हम 24 घंटे के बाद जिला स्वास्थ्य अधिकारी के पास जाएंगे। जिला स्वास्थ्य अधिकारी भी सॉल्व नहीं करेगा तो हम राज्य स्वास्थ्य अधिकारी के पास जाएंगे। ठीक है, मतलब अधिकारियों की भी शिकायतें की जा सकती है अगर कोई आपकी सुनवाई नहीं करता है तो। ठीक है, तो ये है हमारे स्वास्थ्य अधिकार के अंदर प्रावधान। ठीक है, इसके बाद देखो अगर कोई अस्पताल जो इसके दायरे में आता है तो उल्लंघन करने पर जुर्माना होगा। क्या उल्लंघन, कोई भी अगर इस कानून का उल्लंघन करता है अस्पताल तो अगर पहली बार उल्लंघन करता है तो उस पर 10,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर कोई दूसरी बार जुर्माना उल्लंघन करता है तो उस पर 25,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है, तो उल्लंघन करने पर अस्पताल पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य बीमा सरकार अपने स्तर पर करवाएगी। मतलब प्रत्येक व्यक्ति का स्वास्थ्य बीमा सरकार करवाएगी। इलाज में पुलिस एनओसी या रिपोर्ट मिलने के आधार पर देरी नहीं की जाएगी। कई बार क्या होता है, एक्सीडेंट केस होते हैं या कोई सुसाइड केस होता है तो उसमें पुलिस की एफआईआर होती है। तो इसमें इसमें छूट दी गई है कि पुलिस की एनओसी की आवश्यकता नहीं है आपको। आप पहले इलाज करो, बाद की बात है, सारी प्रक्रिया बाद में देखी जाएगी, पहले आप डॉक्टर को इलाज करना ही पड़ेगा। तो इसमें ये जो है प्रावधान किया गया है। अगर इलाज के दौरान मृत्यु हो जाती है तो भुगतान के बहाने शव को अस्पताल में नहीं रोका जाएगा। कई होते हैं ना अस्पताल की है ना, जो डेड बॉडी को देते नहीं है। इलाज के दौरान अगर मृत्यु हो जाती है तो डेड बॉडी को देते नहीं है, तो वो जो डेड बॉडी है आपकी रोकी नहीं जाएगी। अगर पैसे नहीं है तो पैसे के कारण वो जो है डेड बॉडी को रोक लेते हैं अस्पताल वाले। तो इस तरह से ये डेड बॉडी को नहीं रोक सकते हैं। ठीक है, शव को नहीं रोक सकते हैं, सबको देना ही होगा, चाहे पैसे जमा कराता है तो ठीक है, नहीं कराता है तो ठीक है। अगर नहीं कराता है तो आपको राज्य सरकार पुनर्भरण देगी। ठीक है, इस तरह से इसमें जो है ये प्रक्रिया अपनाई गई है। सड़क हादसे में फ्री ट्रांसपोर्टेशन, फ्री ट्रीटमेंट और फ्री इंश्योरेंस प्रदान किया जाएगा। मतलब सड़क हादसे में किसी को एक्सीडेंट हो जाता है मान लो रोड पे, तो उसको फ्री ट्रांसपोर्टेशन, मतलब वहाँ सड़क जहाँ पे जो घटना घटित हुई है वहाँ घटना स्थल से अस्पताल फ्री में पहुंचाया जाएगा। फ्री में उसका इलाज कराया जाएगा और फ्री में उसको इंश्योरेंस की सेवा दी जाएगी, बीमा किया जाएगा मतलब उसका। डॉक्टर व सरकार के बीच 4 अप्रैल 2023 को समझौता हुआ था। डॉक्टर्स व सरकार के बीच 4 अप्रैल 2023 को क्या है इसमें समझौता हो गया। मतलब डॉक्टरों ने काफी इसमें जो है मांग करी थी कि ये जो कानून है जो हमारे लिए अहितकारी है, तो इसमें सरकार और डॉक्टर के बीच में समझौता हो गया। ठीक है, तो ये था आपका, ये विधेयक का पास हुआ था 21 मार्च 2023। एक तो ये डेट ध्यान रखना है। तो ये पूरा विधेयक मैंने आपको समझा दिया है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, राज्य स्तरीय पशुपालक सम्मान समारोह 2023। राज्य स्तर का पशुपालक सम्मान समारोह है, ये हुआ था 22 मार्च। कब हुआ था? 22 मार्च। आयोजन स्थल कहाँ है? राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान दुर्गापुरा। कृषि प्रबंधन संस्थान दुर्गापुरा जयपुर में। इसमें जो है सुरेंद्र अवाना जी को 50,000 रुपये राज्य स्तर पर मिले हैं। प्रेम सिंह राव को 50,000 रुपये राज्य स्तर पर जो है मिले हैं। जिला स्तर पर हम बात करें तो 68 पशुपालक ऐसे हैं जिनको सम्मानित किया है। इनमें से 68 में से 7 महिलाएं हैं, 68 में से 7 महिलाएं हैं। तो ये तो क्या है कि आपको है ना उसमें ध्यान रखना पड़ेगा, किसमें, वन लाइनर में। ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 स्टेटमेंट दे देंगे और उनमें से पूछेंगे इनमें से कौन सा सत्य है ना। तो
68 पशुपालक जो है आपके जिला स्तर पर सम्मानित किए गए हैं। 68 में से 7 कौन है? महिलाएं हैं। इनको 25,000 रुपए दिए गए हैं जिला स्तर पर। और राज्य स्तर पर 50,000 रुपए दिए गए। सुरेंद्र अवाना जी हैं, सुरेंद्र और प्रेम सिंह जी है ना। पंचायत समिति स्तर पर 345 पशुपालकों का सम्मान किया है, इनको 10,000 रुपए मिले और इसमें 18 महिलाएं। समझ में आ गया? मतलब पंचायत स्तर पर तो ज्यादा हैं, कितने? 345। कितने हैं? 345 पशुपालकों का सम्मान किया गया है। इसमें से 345 में से 18 कौन है? महिलाएं। उसके बाद जिला स्तर पर सम्मान किया गया है 68, 68 पशुपालकों का सम्मान किया गया है, जिसमें से 7 महिलाएं हैं। तो पंचायत स्तर पर 10,000 रुपए और आपके जिला स्तर पर 25,000 रुपए का जो है पुरस्कार राशि दी गई है। अब हम बात करें राज्य स्तर पर, तो राज्य स्तर पर 2 जनों को पुरस्कार मिला है 50-50 हजार रुपए। तो 2 जने कौन कौन है? एक तो है सुरेंद्र जी अवाना और एक है आपके प्रेम सिंह राव। ठीक है। नेक्स्ट देखो, वर्ष 2022-23 में जीवीए में पशुधन उत्पाद का प्रतिशत हिस्सा। जीवीए में पशुधन उत्पाद, पशुधनों के उत्पाद का, जैसे दूध, अंडा, पोल्ट्री सहित मांस, है ना, इसका जो है प्रतिशत ये पूछेंगे। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। ये जो है आपके इकोनॉमिक सर्वे से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो दूध का जो है आपके 82% जो है उत्पादन हुआ है पशुधन से। 82.62% जो है दूध का उत्पादन हुआ है राजस्थान में। जितने भी पशुधन है उनमें से जो उत्पादन हुआ है दूध का, 82.62% उत्पादन दूध का हुआ है। अंडे का जो है आपके 0.68%, मतलब 1% भी पूरा नहीं हुआ। पोल्ट्री सहित मांस, मतलब जो चिकन वगैरह होता है ना, मुर्गी का जो मांस होता है, वो है आपके 5.33%, 5.33%। और अन्य में 11.33%। तो ये ध्यान रखना। राजस्थान पूरे देश में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य बना। मतलब सबसे ज्यादा दूध उत्पादन में फर्स्ट नंबर पर है राजस्थान। पहले आपके यूपी आता था, लेकिन अभी वर्तमान में देश का 15% दूध उत्पादन करता है राजस्थान। देश का 15% दूध का उत्पादन करता है राजस्थान। ये ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, तो पहले नंबर पर है दूध उत्पादन में राजस्थान। ठीक है। अब देखो, राजस्थान में सर्वाधिक फसल बीमा वितरित करने वाला देश में प्रथम स्थान। मतलब देखो आप कि पशुधन उत्पादन, मतलब दूध उत्पादन में भी राजस्थान पहले नंबर पर है ना। और बीमा करने पर, कृषि जो बीमा है, फसल बीमा वितरित करने में भी राजस्थान पहले नंबर पर है। कितना? 18,500 करोड़ रुपए का जो है, 18,500 करोड़ रुपए का जो है फसल बीमा दे चुका है राजस्थान अभी तक। तो राजस्थान आपके दूध उत्पादन में भी पहले नंबर पर है, तो फसल बीमा के वितरण में भी पहले नंबर पर है। ठीक। नेक्स्ट देखो, सब नेशनल सर्टिफिकेट ऑफ टीबी एलिमिनेशन अवार्ड 2022। टीबी एलिमिनेशन, टीबी की रोकथाम के लिए सर्टिफिकेट दिया गया है। तो ये जो है, इसमें देखो 8 जिलों को टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में बेहतर प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया गया। राजस्थान के कितने जिलों को पुरस्कृत किया गया है टीबी में बेहतर काम करने के लिए, टीबी की रोकथाम के लिए? 8 जिलों को। 4 जिलों को तो रजत और 4 जिलों को आपके कांस्य पदक से नवाजा गया है। 8 में से, ये 8 जिले हैं, 8 में से 4 को तो रजत पदक मिला है और 4 को आपके कांस्य पदक मिला है। तो रजत किसको मिला है? बारां, भीलवाड़ा, जालोर और जैसलमेर। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये देखना 8 जिलों को जो है पुरस्कृत किया गया है। तो बारां, भीलवाड़ा, जालोर, जैसलमेर, बारां, भीलवाड़ा, जालोर और जैसलमेर को तो आपके रजत, है ना, सिल्वर मेडल मिला है। और जो आपके ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं 4 जिले, वो बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और उदयपुर। चारों डिस्ट्रिक्ट जो हैं आप दक्षिणी राजस्थान के हैं। वन वर्ल्ड टीवी समिट के दौरान प्रधानमंत्री ने ये जो है आपके पदक बांटे हैं। ठीक है। विश्व क्षय रोग दिवस, मतलब वन वर्ल्ड टीवी समिट कब आयोजन हुआ था? 24 मार्च 2023 को। विश्व क्षय रोग दिवस टीबी समिट कब हुआ था? 24 मार्च 2023 को। इसमें जो मुख्य अतिथि थे वो कौन थे? आपके पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी। इसमें राजस्थान के 8 जिलों को सम्मानित किया गया है। का आयोजन कहाँ हुआ था? इसका जो आयोजन है वो वाराणसी यूपी में हुआ था। यह ध्यान रखना है। 24 मार्च 2023 को टीवी समिट हुई थी। टीवी उन्मूलन के प्रयासों से राजस्थान देश में विगत वर्ष 19वें स्थान पर था। मतलब पिछले साल 19वें स्थान पर था, और अभी इसका स्थान है उन्मूलन में चौथा। पिछली वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि टीबी उन्मूलन में चौथे स्थान पर है ना।
और राजस्थान की जो लक्ष्य है ना वो है 2025 में टीबी मुक्त लक्ष्य है राजस्थान का। क्या है? 2025 में टीबी मुक्त लक्ष्य है। अगर टीबी को हरा देंगे अपन 2025 तक, तो राजस्थान का स्थान कौन सा है? चौथा। राजस्थान में कितने जिलों को सम्मान किया गया? 8 जिले, 4 को रजत, 4 को कांस्य। ठीक है। अब है ये कीर्ति भारती। कीर्ति भारती कौन है? कीर्ति भारती आपके चिल्ड्रंस चैंपियन अवार्ड 2023 से नवाजा गया। चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा सम्मानित किया गया है। कौन है ये? सारथी ट्रस्ट जोधपुर की मैनेजिंग ट्रस्टी एवं पुनर्वास मनोवैज्ञानिक। बाल विवाह को निरस्त करने की अनूठी साहसिक मुहिम चलाई है इन्होंने। इनको प्रेरणा अवार्ड 2021 से फ्रांस की मल्टीनेशनल कंपनी इलेक्ट्रिक से सम्मानित किया गया है ना। तो ये आपको ध्यान है, कीर्ति भारती को चिल्ड्रंस चैंपियन अवार्ड से नवाजा गया है। बस इतना सा ध्यान रखना है, चिल्ड्रंस चैंपियन अवार्ड, सारी रामायण याद करने की जरूरत नहीं है। तो कीर्ति भारती को चिल्ड्रंस चैंपियन मतलब बच्चों से चिल्ड्रंस चैंपियन अवार्ड 2023 से नवाजा गया है। कीर्ति भारती को कौन कौन से अन्य अवार्ड मिले हैं? प्रेरणा अवार्ड 2021, ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड, ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड से नवाजा गया है। 2023 में चिल्ड्रंस चैंपियन अवार्ड से नवाजा गया है। मतलब चैंपियन अवार्ड हैं दो, कौन कौन से? एक तो है यूथ ह्यूमन, एक है बच्चों यूथ, एक तो युवाओं का और एक बच्चों का, ये ध्यान रखना। एक प्रेरणा, है ना, तो बच्चों की प्रेरणा भी हो गई, युवाओं की भी प्रेरणा हो गई, है ना। तो तीन अवार्ड मिले। 21 में क्या है? प्रेरणा। 22 में क्या है? युवा। और 23 में क्या है? चिल्ड्रन, बच्चे। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, बाल विवाह के विरुद्ध मुहिम चलाकर डॉक्टर कीर्ति भारती ने बनाया था रिकॉर्ड। एशिया में सर्वाधिक 49 बाल विवाह करवाए निरस्त, मतलब बाल विवाह 49 बाल विवाह निरस्त करवाए इन्होंने। कितने? 49 बाल विवाह निरस्त करवाए हैं। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दो रिकॉर्ड नाम दर्ज किए हैं। एशिया बुक, जैसे गिनीज ऑफ रिकॉर्ड होता है ना, इस तरह से एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड भी है। आखातीज पर लगातार 8 साल बाल विवाह निरस्त करवाने का अनूठा रिकॉर्ड है। मतलब बाल विवाह के क्षेत्र में रोकथाम में इन्होंने बहुत सारा काम किया है, इसलिए इन्हें यूथ अवार्ड और चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड से नवाजा गया है ना। इन्हें प्रेरणा अवार्ड भी दिया गया है। यह है कृति भारती। ठीक है। नेक्स्ट देखो, राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक, वकीलों के लिए कानून लेके आया राजस्थान सरकार। तो ये विधानसभा में 21 मार्च 2023 को पारित हो गया था। तो 21 मार्च को आपका एक और हुआ था, कौन सा हुआ था? स्वास्थ्य का अधिकार, स्वास्थ्य अधिकार। और 21 मार्च को ही आपके वकीलों का अधिकार पारित हो गया। उसमें भी राजस्थान पहला राज्य था, और इसमें भी अधिवक्ताओं को भी कानून देने के लिए, संरक्षण देने के लिए राजस्थान क्या है? पहला राज्य है। अधिवक्ताओं को संरक्षण देने के लिए कानून बनाए, जो जिसका राजस्थान में पहला स्थान है। का उद्देश्य क्या है? कि कर्तव्यों का निर्वहन करते समय किसी भी वकील के विरुद्ध हमला हो जाता है, आपराधिक बल का प्रयोग किया जाता है, घोर उपहति किया जाता है, और आपराधिक अभित्रास पर रोक लगाना। मतलब इसमें कुछ नहीं है। इसमें क्या किया कि वकीलों को संरक्षण प्रदान किया गया है। मान लो कोई वकील ऐसा केस लड़ रहा है, तो उस केस पे मान लो उसके मतलब जो दूसरी पार्टी है वो हमला कर देती है, किसी भी रीजन से हमला कर देती है, या फिर किसी भी तरह से आपराधिक बल का प्रयोग किया जाता है, मतलब उसको नुकसान होता है ना किसी भी तरह से, उसके जीवन का, धन का, या किसी भी तरह का नुकसान, तो उसका संरक्षण दिया गया है राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक के अंदर। इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं? देखो, इसमें जो प्रावधान किए गए हैं वो क्या है? अपराधी द्वारा अधिवक्ता की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है, तब न्यायालय निर्धारित क्षतिपूर्ति की राशि उससे वसूल कर पीड़ित अधिवक्ता को देने का प्रावधान किया गया है। मतलब अधिवक्ता की संपत्ति को कोई भी नुकसान पहुंचाएगा तो न्यायालय है ना, जो है वकील को संरक्षण प्रदान करेगा। हमले के आरोपी को 2 वर्ष की कैद और 25,000 का जुर्माना। मान लो कोई भी वकील पर हमला कर देता है तो 2 साल की तो कैद मिल हो जाएगी उसको, और 25,000 रुपये का उसको जुर्माना लगाया जाएगा। वकील पर हमले की जांच कौन करेगा? डिप्टी एसपी रैंक का अधिकारी। कौन करेगा? डिप्टी एसपी रैंक का अधिकारी। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। ठीक है। मतलब हमले की जांच, मतलब इसकी जो जांच है कि वकीलों के ऊपर हमला हुआ है, वकील के ऊपर, तो इसकी जांच कौन करेगा? डिप्टी एसपी रैंक का अधिकारी, डीवाईएसपी। अगर कोई जानलेवा हमला करता है तो 7 साल की सजा होगी उसको, 7 साल की सजा होगी। इंपॉर्टेंट है। यदि अधिवक्ता स्वयं इस कानून का दुरुपयोग करता है, मतलब कोई वकील अगर इसका दुरुपयोग करता है, वकील भी तो होते हैं ना कई, है ना, शाणे वकील होते हैं, जैसे शाणे वकील, तो वो उसको 2 साल का जो है सजा का प्रावधान दिया गया है इस विधेयक के द्वारा। ठीक है।
अब देखो, राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक 2023, मार्च के महीने में इतने विधेयक पारित हुए ना कि आपका करंट अफेयर है, विधेयक ही विधेयक है। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन पढ़ लिया तो विधेयक से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि विधानसभा चल रही थी मार्च में, जो बजट सत्र था आपका, तो विधेयक काफी सारे आए थे। तो और चुनावी साल है तो विधेयक आने थे ऑब्वियसली। राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक 2023, नगर पालिका में क्या संशोधन किया है? ये कब हुआ? 20 मार्च 2023, मतलब इससे एक दिन पहले। संबंधित नगर पालिकाओं में निर्वाचन अयोग्यता से का प्रभाव क्या? राज्य सरकार निर्वाचन की अयोग्यता रखने वाले नगर पालिका सदस्यों को जांच कर हटा सकेगी। कौन? राज्य सरकार। राज्य सरकार अगर निर्वाचन की अयोग्यता रखने वाले नगर पालिका सदस्यों को, मतलब निर्वाचन में अगर अयोग्य है, मान लो किसी ने फर्जी निर्वाचन चुन लिया है, फर्जी वोट प्राप्त कर लिए हैं, या उसके ऊपर जांच पाई गई है, या किसी ने फर्जी दस्तावेज दे दिए हैं, मतलब किसी भी तरह से निर्वाचन उसका अयोग्य हो जाता है, तो पहले जांच करने का जो है वो किसके हाथ में थी? वो था कि कोर्ट। पहले क्या होता था कि है ना, कोई भी जो सदस्य है, कोई भी पार्षद है या है ना सदस्य है, मेंबर है, उसकी जांच करने का जो अधिकार था वो था आपके न्यायालय को। ठीक है, 30 दिन के अंदर जो है दावा पेश करना होता था और न्यायालय उसकी जांच करता था, है ना। उसके बाद क्या है कि अब राज्य सरकार खुद भी जांच कर सकती है अगर कोई अयोग्य है तो। ठीक है, राज्य सरकार को लगता है ये अयोग्य है, इसके खिलाफ शिकायत है, इसने झूठे दस्तावेज दिए और चुनाव जीत के आ गया है, तो राज्य सरकार उसकी जांच कर सकती है और उसको बर्खास्त कर सकती है। तो ये संशोधन किया है अभी। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 में उपखंड 1 और नया खंड डे जोड़ा गया है। कौन सा जोड़ा गया? डे। आपको तो इतना ध्यान रखना है, संशोधन किसमें किया? धारा 39 में, इंपॉर्टेंट है। ईओआरओ के एग्जाम जब हुआ था तो 39 धारा जो है सबको सबको ध्यान में होगी, जिन्होंने भी ईओआरओ की तैयारी करी थी। ठीक है, अब देखो राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो, ये थोड़ा ऊपर ज्यादा हो गया। राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो, इसका आयोजन कब हुआ था? 20 से 22 मार्च 2023 को इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन हुआ था। कहाँ पे? जोधपुर के बोरानाड़ा में। कहाँ पे हुआ था? जोधपुर के बोरानाड़ा में इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन किया गया था। कब किया गया था? 20 से 22 मार्च को। इसमें कौन कौन सी घोषणाएं करी थी? इसमें घोषणाएं करी थी, राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो प्रति वर्ष जोधपुर में आयोजन किया जाएगा। देखो, तो एक ध्यान रखना, इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन हर साल होगा, हर साल होगा, और कहाँ पे होगा? जोधपुर के अंदर। प्रतिवर्ष जोधपुर के अंदर होगा। ठीक है, हस्तशिल्प निदेशालय कहाँ खुलेगा? जोधपुर में खुलेगा। हस्तशिल्प निदेशालय इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो के लिए जोधपुर में स्थायी संरचना का निर्माण किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि यहाँ पे हर साल होगा तो स्थायी संरचना का तो निर्माण किया ही जाएगा, बिल्डिंग बनाई जाएगी, जो भी है। कार्यरत कर्मचारी के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला जाएगा, मतलब एक्सपो में, इंटरनेशनल एक्सपो में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके लिए जो है आपके जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला जाएगा। नेक्स्ट देखो, राजस्थान निर्यात पुरस्कार 2021। राजस्थान निर्यात पुरस्कार 2021, कौन सा? 2021। 30 निर्यातकों को प्रदान किया गया है निर्यात क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ध्यान रखना कि 2021 वाला दिया है बस। नेक्स्ट देखो, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने 3 योजना को स्कॉच अवार्ड दिए हैं। किसने? सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग ने 3 योजना को स्कॉच अवार्ड दिए हैं। कौन कौन सी? एक तो गोल्ड अवार्ड, स्कॉच का गोल्ड अवार्ड किसे मिला है? पालनहार योजना। किसे मिला है? पालनहार योजना को। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, इसका ध्यान रखना। स्कॉच का जो गोल्ड अवार्ड है वो मिला है पालनहार योजना। स्कोच का जो सिल्वर मेडल, सिल्वर अवार्ड मिला है, वो मिला है आपके उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना। ठीक है, ये पूरा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, इसको एग्जाम में पूछा जाएगा, 100% लिख लो आप। सिल्वर का जो अवार्ड मिला है उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, और सिल्वर का ही अवार्ड जो मिला है वो मिला है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। तो सिल्वर के 2 अवार्ड दिए गए हैं, एक तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना और दूसरा है आपके उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना। नेक्स्ट देखो, 3 योजनाओं को ऑर्डर ऑफ मेरिट सर्टिफिकेशन दिया गया है। ऑर्डर ऑफ मेरिट सर्टिफिकेशन, ऑर्डर ऑर्डर ऑफ मेरिट सर्टिफिकेशन दिया गया है। 3 योजना, कौन कौन सी योजना? मेरिट सर्टिफिकेशन, ये ध्यान रखना आप, तो मेरिट
सर्टिफिकेशन, 3 योजनाओं को। एक तो कोरोना में जो सहायता योजना है इसको दिया गया है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को दिया गया है, और मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। मतलब मेरिट सर्टिफिकेशन, ऑर्डर ऑफ मेरिट सर्टिफिकेशन किसको दिया गया है? कोरोना में सहायता योजना, ठीक है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना और अनुप्रति कोचिंग योजना, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। 6 योजना हो गई। 6 योजना को अवार्ड मिले। स्कॉच अवार्ड 3 योजना को मिले, जिसमें गोल्डन तो मिला है पालनहार को, सिल्वर मिला है उत्तर मैट्रिक को, सिल्वर मिला है एक और किसको, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। ठीक है। और एक है ऑर्डर ऑर्डर मेरिट सर्टिफिकेशन। तो वो कौन कौन सी योजना है? कोरोना सहायता योजना, ठीक है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना और मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। सर्वश्रेष्ठ विधायक सम्मान, मतलब हर साल क्या है कि विधायकों का सम्मान किया जाता है कि कौन सबसे अच्छा विधायक है। तो सर्वश्रेष्ठ विधायक कौन कौन है? देखो 2019 में किसको दिया गया था? ज्ञानचंद पारख को। ठीक है, 2019 की बात है तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी हम तो 2023 और 22 को देख लेते हैं। 2023 का जो मिला है, अनीता भदेल, अजमेर साउथ से आती है ये एमएलए। इनको जो है आपके सर्वश्रेष्ठ विधायक का सम्मान मिला है 2023 का। अनीता भदेल अजमेर दक्षिण जो है आपके विधानसभा क्षेत्र, वहां से आती हैं। 2022 का किसे मिला था? अमीन खां। किसे मिला था? अमीन खां को। ये सीट जो है विधानसभा क्षेत्र वहां से आते हैं। 2021 का मंजू देवी और बाबूलाल झाड़ोल को मिला था, 2 जनों को। ठीक है। 2020 का संयम लोढ़ा जी को मिला था। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 2021, 22, 23 का देख लो। 21 में कौन थे? मंजू देवी, कायल, है ना, और बाबूलाल झाड़ोल उदयपुर, इनको मिला था। 2022 का किसको मिला था? अमीन खां को। ये जो है आपके शिव से आते हैं, शिव एमएलए विधानसभा क्षेत्र से। 2023 का किसको मिला? ये इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना। अनीता भदेल। अनीता भदेल। अब देखो नेक्स्ट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में एमओयू। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या होती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। आईआईटी जोधपुर और बेफेलो यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी? बेफेलो यूनिवर्सिटी, अमेरिका। आईआईटी जोधपुर, जोधपुर जोधपुर है ना, और बफेलो यूनिवर्सिटी वो कहाँ है? अमेरिका। इनके मध्य क्या हुआ है? एमओयू साइन हुए हैं। क्या है इसमें लिखा हुआ? उद्देश्य क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा साइंस का संयुक्त केंद्र बनाना। मतलब एआई प्लस डाटा साइंस का जो है आपके संयुक्त केंद्र बनाया जाएगा। शिक्षा व अनुसंधान के क्षेत्र में मिलकर सहयोग करेंगे। शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में मिलकर सहयोग करेंगे। डाटा को एक दूसरे के साथ साझा करना तथा शिक्षा गुणवत्ता को बेहतर करना। तो ये जो है इसके उद्देश्य हैं। एआई के ये समझौता आईआईटी जोधपुर और आपके जो बेफेलो यूनिवर्सिटी अमेरिका के अंदर एमओयू साइन हुए हैं। ठीक है। आने वाला टाइम एआई का ये, एआई से काफी सारी चीजें जो मानव के लिए आसान हो जाएंगी, है ना। नेक्स्ट देखो, राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब। राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब। नॉलेज इनोवेशन हब कौन सा? राजीव गांधी नॉलेज इनोवेशन हब। नॉलेज इनोवेशन हब कहाँ पर है ये? यह है आपके जोधपुर में। कहाँ पर है? यह है जोधपुर के अंदर। जोधपुर में 20 मार्च 2023 को जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, मतलब वीसी के माध्यम से जो है इसका शिलान्यास किया जोधपुर के अंदर। ठीक है। राजीव गांधी इनोवेशन हब, इतना सा ध्यान रखो, राजीव गांधी इनोवेशन हब जोधपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उद्घाटन किया। इसमें क्या है कि स्टार्टअप और सर्विसेज प्रोफेशनल के विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराना। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना से ध्यान रखना है। कहाँ पर है? जोधपुर में। ठीक है। 3 जगह और बनेगा। कहाँ कहाँ बनेगा? जयपुर, जोधपुर और कोटा। जयपुर, जोधपुर, कोटा, जयपुर, जोधपुर, कोटा। तो जोधपुर में तो हो ही गया, जयपुर और कोटा में और बनने वाला है। अब राजीव गांधी के नाम से ना बहुत सारी संस्थानें हैं, उसको देख लेते हैं कौन कौन सी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, टिक लगा लो, लिख के ले लो इसको। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट। फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? जोधपुर में। राजीव गांधी सेंट्रल पार्क, ये कहाँ है? सवाई माधोपुर में। राजीव गांधी सेंट्रल पार्क कहाँ पर है? सेंट्रल पार्क है एक तो आपके जयपुर में, सिटी पार्क भी जयपुर में, लेकिन राजीव गांधी सेंट्रल पार्क कहाँ पे है? सवाई माधोपुर में। कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट, डिजिटल इंस्टीट्यूट कहाँ है? जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में। राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, आर कैट, राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, वो कहाँ है? जयपुर में। ये कहाँ पे है? जयपुर में। ठीक है।
और बजट 2023-24 में 5 संभागों पर खोलने की जो है घोषणा करी है। 5 संभागों पर क्या खोलने की घोषणा करी है? आर कैट राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ पे? 5 संभाग कौन कौन से? जयपुर में तो खुल ही चुका है, ठीक है। एक देखो कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर संभाग और बीकानेर संभाग, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपके राजीव गांधी एडवांस टेक्नोलॉजी का सेंटर खुलने वाला है, ठीक है। मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा 100%। इंपॉर्टेंट जो बता रहा ना उसको तो घोट के पी जाना, उसके बारे में तो आपको रिवीजन ही कर लेना है बाद में भी। राजीव गांधी सॉरी मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना शुभारंभ हुआ इसका 20 मार्च 2023 से। इसका उद्देश्य क्या है कि आवागमन में असमर्थ लाभार्थियों को चिन्हित कर जन कल्याणकारी योजनाओं को घर बैठे पहुंच जोड़ना, मतलब जो लोग चलने फिरने में अक्षम है, ठीक है, जो लोग सरकारी दफ्तरों में नहीं जा सकते हैं, योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं किसी भी रीजन से, वो आवागमन उनका जो है हो नहीं पा रहा है, मान लो कोई विकलांग है, कोई बुजुर्ग है, या कोई भी रीजन हो सकता है, तो उनके लिए मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना सरकार ने शुरू करी है कि घर बैठ के सरकारी कर्मचारी घर जाएगा उनके। जैसे दिल्ली में भी ये इस तरह की योजना स्टार्ट की कि सरकारी कर्मचारी घर जाके और उनका जो है योजनाओं का लाभ देते हैं। प्रथम चरण में दिव्यांगजन, वृद्धजन, एकल नारी, विधवा महिलाएं और पालनहार को लाभ प्रदान किया जा रहा है। मतलब प्रथम चरण में किन किन को जो है इनसे जोड़ा जा रहा है? दिव्यांगजन, वृद्धजन, एकल नारी, विधवा महिलाएं, पालनहार को लाभ दिया जा रहा है, ठीक है। यह है इसमें प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना कब स्टार्ट हुई थी? 20 मार्च 2023। इंपॉर्टेंट है ये डेट, ध्यान रखना। पूरी योजना इंपॉर्टेंट है लेकिन डेट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 20 मार्च 2023। जन आधार ई वॉलेट लॉन्च, जन आधार ई वॉलेट लॉन्च, ये क्या है कि ये भी 20 मार्च 2023 को लॉन्च हुआ है। अब देखो इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सीएम अशोक गहलोत द्वारा लॉन्च हुआ 20 मार्च 2023 को। जन आधार ई वॉलेट लॉन्च किया गया था, ई वॉलेट लॉन्च। इसका उद्देश्य क्या है कि राज्य सरकार द्वारा लाभार्थियों को दिए जा रहे नगद राशि तथा गैर नगद राशि के वाउचर मिल सकेंगे। जन आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, अच्छा ये देखो डेट, जन आधार कार्ड कब लॉन्च हुआ था? जन आधार कार्ड योजना लॉन्च हुई थी 18 दिसंबर 2019। कब हुई थी? 18 दिसंबर 2019। इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज्यादा। तो जन आधार कार्ड प्राधिकरण अधिनियम कौन सा बना था? 2020 में प्राधिकरण अधिनियम बना था, ठीक है। जन आधार ई वॉलेट कब लॉन्च हुआ है? 20 मार्च 2023, 20 मार्च 2023। इसमें क्या है कि नगद हस्तांतरण होगा, ठीक है। कैसे होगा? अभी जैसे मुख्यमंत्री जी की एक योजना चल रही है डिजिटल वाली, कौन सी? जिसमें मोबाइल फ्री में बांटे जा रहे हैं। एक्चुअली मोबाइल नहीं बांटे जा रहे हैं, मोबाइल के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। तो वो जो जन आधार ई वॉलेट है ना, इसके अंदर आपके 6,000 रुपए के समथिंग आपके मिल रहे हैं। तो ई वॉलेट का मतलब ये है कि आपको सरकार से जो भी सहायता राशि मिलेगी तो वो इस ई वॉलेट में आएगी। के पास भी जन आधार कार्ड बना हुआ है तो वो उसमें जो है ई वॉलेट में रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, खुद का ई वॉलेट खोल सकता है जन आधार वाला, ठीक है। तो सरकार की तरफ से जो भी सहायता मिलेगी तो इस वॉलेट में ही आएगी। तो यह है ई वॉलेट लॉन्च। ई वॉलेट कब हुआ था? कब लॉन्च हुआ था? 20 मार्च 2023। इसका ध्यान रखना। और जन आधार कार्ड योजना जो लॉन्च की गई थी वो की गई थी 18 दिसंबर 2019। दुग्ध व ऊन उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर है। दूध में तो अभी मैंने बताया था ऊपर आपको, और ऊन के उत्पादन में भी पहले स्थान पर है। पहले स्थान पर है राजस्थान दूध में और ऊन के उत्पादन में। बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2022 जारी हुए हैं। देश में कुल दूध उत्पादन का 15.5% उत्पादन करता है राजस्थान। देश में जितना दूध का उत्पादन होता है उसका 15.5% राजस्थान उत्पादन करता है, ध्यान रखना। देश के कुल ऊन उत्पादन का 45.91%, कितना? 45.91% जो है आपके राजस्थान उत्पादन करता है। किसका? ऊन का। ऊन का तो 45.91 मतलब 46%, और दूध का 15.5%, ठीक है। अब देखो राजस्थान दूध उत्पादन 2021-22 में क्या था? 21-22 में कितना था?
21-22 से इस साल की जो है वृद्धि हुई है वो हुई है 5.29%। है ना, पहले यूपी फर्स्ट पे था, लेकिन अब 2022 में, है ना, 2022 में जो है आपके राजस्थान पहले नंबर पर और यूपी सेकंड नंबर पर। 15.5% जो है जो उत्पादन दूध करता है राजस्थान। ठीक है, के बाद यूपी का नंबर आता है, फिर मध्य प्रदेश का नंबर आता है। ऊन उत्पादन में हम बात करें तो ऊन में कितना परसेंट उत्पादन करता है? 45.91%, मतलब 46% के। ठीक है, तो पहले नंबर पर भी राजस्थान है ऊन के उत्पादन में। सेकंड नंबर पे कौन है? जम्मू कश्मीर। सेकंड नंबर पे कौन है आपके? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर सेकंड नंबर पर है, फिर गुजरात का नंबर आ जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि पहले नंबर पे राजस्थान है दूध उत्पादन में, फिर है आपके यूपी, फिर है आपके एमपी दूध उत्पादन में। और ऊन के उत्पादन में पहले नंबर पर है राजस्थान, फिर है आपके जम्मू कश्मीर, के बाद है आपके गुजरात। नेक्स्ट देखो, राजस्थानी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिलाने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। राजस्थान भाषा को राजभाषा दिलाने के लिए समिति का गठन किया गया है। 16 मार्च 2023 को विधानसभा में डॉक्टर बी डी कल्ला ने जानकारी दी है। क्या जानकारी दी है? कि राजस्थानी भाषा को द्वितीय राजभाषा घोषित करने के लिए, राजस्थानी भाषा को द्वितीय राजभाषा घोषित करने के लिए। ठीक है, में क्या है, रिपोर्ट क्या कहती है कि समिति छत्तीसगढ़ व झारखंड के मॉडल का अध्ययन कर वहां की तर्ज पर राजस्थानी भाषा के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। ये ध्यान रखना है कि बी डी कल्ला जी ने स्पष्ट किया है कि राजस्थानी भाषा को जो है आपको द्वितीय राजभाषा बनानी पड़ेगी, इसलिए समिति का गठन कर दिया गया है। अब थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं कि राजस्थानी भाषा दिवस कब आता है। राजस्थानी भाषा दिवस आता है 21 फरवरी को। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। और इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि समिति का गठन हो चुका है। तो 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए विधानसभा द्वारा 25 अगस्त 2003 को संकल्प पारित किया गया था। कब किया गया था? 25 अगस्त 2003। मतलब 2003 से अपन संघर्षरत हैं कि राजस्थानी भाषा को संविधान की जो है 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। ठीक है, वर्तमान में राजस्थानी भाषा अधिनियम 1956 लागू है। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना इसका। वर्तमान में राजस्थानी भाषा अधिनियम कौन सा लागू है? 1956 वाला। ठीक है, अभी जो है 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाओं को जो है जगह दी गई। तो अगर राजस्थानी भाषा को भी शामिल कर लिया जाता है तो इनकी संख्या 23 हो जाएगी। 2003 में जो है तब से संकल्प है अपने जो पारित किया हुआ है, उसमें समिति के अध्यक्ष कौन थे? समिति के अध्यक्ष थे सीताकांत महापात्रा। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। सीताकांत महापात्रा इसके अध्यक्ष थे। इसका उद्देश्य क्या है कि 8वीं अनुसूची में भाषा को शामिल करने के लिए उन्होंने अपनी 2004 में रिपोर्ट दे दी थी और राजस्थानी भाषा को शामिल करने के लिए पात्र भी माना था, परंतु अभी तक शामिल नहीं हुई है। कुछ भी रीजन हो सकता है, लेकिन यह है संघर्ष जो है 2003 से चलता आ रहा है। ये अध्यक्ष कौन थे समिति के? महापात्रा समिति के सीताकांत महापात्रा। ठीक है, तो 17 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री जी ने 19 नए जिले घोषणा की है कि 19 नए जिले बनाए जाएंगे राजस्थान में। 19 तो नए जिले और 3 संभाग। ठीक है, 19 नए जिले और 3 नए संभाग बनेंगे। इस तरह से संभागों की संख्या हो गई 10 और जिलों की संख्या 33 से बढ़ के हो गई 50। तो जिलों की संख्या हो गई आपके 50 और संभागों की संख्या हो गई आपके 10। तो संभाग कौन कौन से हैं? 7 तो पहले ही थे, बांसवाड़ा, पाली, सीकर। ये नए संभाग बन रहे हैं, बांसवाड़ा, पाली, सीकर। कौन कौन से? बांसवाड़ा, पाली और सीकर। नवीन जिले, जयपुर के 2 टुकड़े कर दिए इन्होंने, उत्तर जयपुर उत्तर और जयपुर दक्षिण। ठीक है, उसके अलावा जयपुर में 2 और जिले बना दिए जयपुर को हटा के, आपके दूदू और आपके कौन सा? कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड और आपके दूदू, तो 4 कर दिए जयपुर के टुकड़े। ठीक है, तो इस तरह से ये 19 जिलों की लिस्ट है। इसमें देख लेना इनमें से कौन सा जिला नहीं है, तो वो है आपके कोई सा भी ऑप्शन पूछा जा सकता है। 19 जिलों का थोड़ा सा एक बार नजरों में देख लो। जयपुर उत्तर है, जयपुर दक्षिण है, जोधपुर पूर्व है, जोधपुर पश्चिम है, फलोदी है, बालोतरा है, सांचौर है, शाहपुरा है, शाहपुरा ये भीलवाड़ा वाला है, दूदू है, केकड़ी अजमेर वाला, कोटपुतली बहरोड, बहरोड आपके अलवर में और कोटपुतली जयपुर में। तो इसको मिलाकर एक अलग जिला बना दिया, डिडवाना और कुचामन। ठीक है, नीम का थाना, इसको भी जिला बना दिया, गंगापुर सिटी,
इसको जिला बना दिया। डीग जो भरतपुर में है। सलुम्बर, इसको बना दिया है, जो उदयपुर का सलुम्बर है। खेड़थल, अनूपगढ़ और ब्यावर, ब्यावर को भी जिला बना दिया गया है। ठीक है। तो नवीन जिले जो जो बनाए हैं, तो रिपोर्ट किसने प्रस्तुत की और कौन सी समिति की रिपोर्ट पर बनाए? वो समिति का नाम है राम लुभाया समिति। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस समिति की सिफारिश पर बनाए? राम लुभाया समिति की सिफारिश पर। 21 मार्च 2022 को इसका गठन किया गया था। कब किया गया था? एक साल पहले, 21 मार्च 2022 को। इसका जो कार्यकाल समाप्त हुआ है 13 मार्च 2023 को। देखो, 13 मार्च को इसने अपनी रिपोर्ट दे दी और 17 मार्च को 4 दिन बाद ही घोषणा कर दी माननीय मुख्यमंत्री की। है ना? तो 13 मार्च को कार्यकाल समाप्त हो रहा था, 11 मार्च को 6 माह के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। मतलब अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर तो बना दिए 19 जिले, और अभी जो 6 महीने के बाद जो कार्यकाल बढ़ा है तो फाइनल कर दिया है। ठीक है। अभी आपने देखा होगा। इस तरह से राजस्थान में 50 जिले हो चुके हैं, 10 संभाग हो चुके हैं। गहलोत सरकार ने एक कल्याण बोर्ड का गठन किया है, वो है वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड। इसका वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड, इसका गठन हुआ है 2 मार्च को। कब हुआ है? 2 मार्च को। इसमें जो 9 गैर सरकारी सदस्य शामिल किए गए हैं, इसमें एक तो आपके अध्यक्ष हैं, एक आपके उपाध्यक्ष हैं और 7 सदस्य हैं। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 7 सदस्य। ये कौन है? गैर सरकारी। गैर सरकारी है। प्रशासनिक विभाग कौन है इसका? सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग। इसका जो उद्देश्य है वो क्या है कि किसान समाज की स्थिति का जायजा लेना। किसान समाज की स्थिति का जायजा लेना, मतलब किसानों की स्थिति है उसका सुधार करना, को क्या कमियां चल रही हैं, किसानों को किस चीज की जरूरत है, तो उसका जायजा लेने के लिए ये जो है वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। किसानों के पिछड़ापन को दूर करने के लिए, मूलभूत सुविधाएं को उपलब्ध कराने के लिए जो है इस बोर्ड का गठन किया गया है। तो इसमें कितने सदस्य होंगे? 9 होंगे। 9 में से आपके एक तो अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 7 सदस्य, और ये सारे के सारे जो हैं गैर सरकारी होंगे। ठीक है। एमएसएमई उद्योग मेला, एमएसएमई उद्योग मेला लगा है 4 से 6 मार्च 2023 को। कहाँ पे लगा है? कोटा के दशहरा मैदान में। कहाँ पे लगा है एमएसएमई उद्योग मेला? कोटा। कहाँ पे लगा है? कोटा में। का शुभारंभ किसने किया? ओम बिरला, जो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो है उद्घाटन किया। के अलावा एमएसएमई मंत्री जो हमारे केंद्रीय सरकार के हैं वो है नारायण राणे। नारायण राणे, ओम बिड़ला और राणे, ये दोनों आए कोटा। कोटा में आए और मेला लगाया। कौन सा? एमएसएमई। कब लगाया? 6 मार्च तक, 4 से 6 मार्च तक। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय होली महोत्सव भी मनाया जाता है। देखो, अंतर्राष्ट्रीय होली, होली हमारी देखो काफी फेमस है। होली महोत्सव मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय, 4 से 7 मार्च। कहाँ पे? पुष्कर के अंदर मनाया जाता है। कहाँ पे? पुष्कर में मनाया जाता है। तो पुष्कर में काफी जो पर्यटन की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है पुष्कर। काफी टूरिस्ट यहाँ घूमने आते हैं, तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय होली मेला मनाया जाता है, महोत्सव। का आयोजन कौन करता है? पर्यटन विभाग एवं राजस्थान पर्यटन विकास निगम। कौन कौन करता है? राजस्थान पर्यटन विकास निगम और पर्यटन विभाग। ठीक है। नेक्स्ट मेला कौन सा है? मल्लीनाथ पशु मेला। मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ है? तिलवाड़ा बाड़मेर में आयोजन होता है 18 मार्च से 1 अप्रैल। 18 मार्च से 1 अप्रैल तक मल्लीनाथ पशु मेला जो है आयोजन किया जाता है। कहाँ पर? तिलवाड़ा बाड़मेर में। ठीक है। तिलवाड़ा बाड़मेर में जो है आपके ये मेला लगता है। उसके बाद देखो, नंद कानन योजना। नंद कानन योजना क्या है कि देवस्थान विभाग की जो है ये योजना है। क्या है? देवस्थान विभाग की ये योजना है। देवस्थान विभाग मंत्री कौन है? शकुंतला रावत जी। कौन है? देवस्थान विभाग के जो मंत्री हैं वो कौन है? शकुंतला रावत जी। तो इसमें क्या है कि मंदिरों की जो भूमि की चार दीवारी कर उन्हें संरक्षित करना है। मतलब ये मानो ये मंदिर है, मंदिर की भूमि, यहाँ पे मंदिर बना हुआ है और मंदिर की जो ये भूमि है, मंदिर भूमि जिसे कहते हैं अपन। ठीक है। तो इस भूमि की चार दीवारी करना है ताकि इस भूमि का संरक्षण किया जा सके, कोई अतिक्रमण नहीं कर पाए। ठीक है। पीपल, आंवले और कल्प वृक्ष आदि पौधे लगाकर मंदिर की भूमि का संरक्षण किया जाएगा। इसमें पेड़ वृक्षारोपण भी किया जाएगा। कौन कौन से वृक्ष लगाए जाएंगे? पीपल के, आंवले के, कल्प वृक्ष के। आपको तो केवल इतना ध्यान रखना है कि नंद कानन योजना का संबंध है, देवस्थान विभाग की योजना है, मंदिर की जो भूमि है उसको संरक्षण कर देना है। ठीक है। नेक्स्ट देखो,
मुख्यमंत्री सार्वजनिक सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार, सार्वजनिक सेवा सीएम एक्सेल, सीएम एक्सेल। मुख्यमंत्री सार्वजनिक सेवा उत्कृष्टता जो पुरस्कार है वो दिया गया है आपके। लॉन्च हुई है ये योजना जो है, लॉन्च 3 मार्च 2023 को। बजट घोषणा 23-24 में इसका जो है लागू करने की बात करी गई थी। तो 3 मार्च को यह है जो लॉन्च कर दिए। इसका उद्देश्य क्या है कि राजस्थान के अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा प्रदेश की नीति और कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए किए गए नवाचार और अर्जित उपलब्धियों को प्रोत्साहित करना। मतलब सरकार की कोई भी योजना है या कोई भी नीति है जन कल्याणकारी, उसके लिए उसको लागू करने का किसका काम होता है? और अधिकारी और कर्मचारी, सरकारी अधिकारी और कर्मचारी को लागू कराने का काम होता है। उनको लागू करने के लिए कोई कोई अधिकारी कर्मचारी कोई नवाचार करता है तो उनको जो है सम्मान करने की ये योजना है। ठीक है। सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार जो है दिया जा रहा है। का जो वितरण है वो सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को किया गया। मतलब 21 अप्रैल को जो है इसका वितरण किया गया। उस दिन क्या होता है? सिविल सेवा दिवस। 21 अप्रैल सिविल सेवा दिवस। ठीक है। जल योद्धा, जल योद्धा क्या है? जल योद्धा है आपके, देखो, जल योद्धा, जल योद्धा कौन है? हमारे गायत्री देवी यादव। ध्यान रखना, गायत्री देवी यादव को जल योद्धा से सम्मानित किया गया है। जल योद्धा की उपाधि किसे दी गई है? गायत्री देवी को। गायत्री देवी यादव। ठीक है। सम्मानित किया गया। किसने सम्मान किया गया? द्रौपदी मुर्मू द्वारा। किससे? किसने? राष्ट्रपति जी हमारी द्रौपदी मुर्मू ने जो गायत्री देवी यादव को जल योद्धा की श्रेणी में सम्मानित किया गया है। दिल्ली के विज्ञान भवन में स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था जिसमें जल योद्धा किसे माना गया है? हमारे गायत्री देवी यादव को। गायत्री देवी का योगदान क्या है उसकी बात करते हैं हम। इन्होंने क्या किया था कि सांबर ब्लॉक है ना, जो जयपुर में सांबर जो जगह है, वहां पे फार्म पांड पौंड तालाब होते हैं ना, फार्म पांड, फार्म में जो पौंड होते हैं, तालाब हैं, उनको बनाने में, स्वयं उनको बनाने में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाया था। और ये जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जो है ये पौंडों का निर्माण किया था, इसलिए इन्हें जल योद्धा माना गया है। जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय कहाँ है? कोटा में। आदिवासी विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? कोटा के अंदर। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, कल मैंने बताया था आपको, कौन, पिछली क्लास में। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जामडोली जयपुर में 72 करोड़ रुपए में ये बन रहा है। और यहाँ पर इस जो है बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक 2023 राज्य विधानसभा ने 20 मार्च को पारित किया गया। तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट क्या है कि कहाँ पर है? तो जयपुर के जामडोली में। स्मार्ट शाला प्रोग्राम, स्मार्ट शाला प्रोग्राम, इसका शुभारंभ 21 मार्च को बीडी कल्ला द्वारा जो है इसका शुभारंभ किया गया है। 8 जिलों में शुरू किया गया है। 8 जिले कौन से? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, धौलपुर, करौली, सिरोही, बारां। स्मार्ट शाला प्रोग्राम, इसका संचालन जो है स्कूल शिक्षा परिषद और संपर्क फाउंडेशन, मतलब स्कूल शिक्षा परिषद और कौन सा फाउंडेशन? संपर्क फाउंडेशन के तहत जो है ये शुरू किया जा रहा है पाठशाला प्रोग्राम। इसके अंदर क्या होगा? अब देखो, नियुक्ति की बात करें हम, ये जो है हमारे प्रमुख व्यक्तित्व, डॉक्टर रमेश चंद्र, डॉक्टर रमेश चंद्र महाराणा सूरजमल ब्रज विद्यालय भरतपुर के कुलपति नियुक्त किया गया है प्रोफेसर रमेश चंद्र को। कहाँ के? ब्रज यूनिवर्सिटी के कुलपति नियुक्त किया गया है प्रोफेसर रमेश चंद्र को। प्रोफेसर शील सिंधु पांडे, शील सिंधु ये इंपॉर्टेंट लगा लो आप, शील सिंधु पांडे, इनको भरतहरि मत्स्य यूनिवर्सिटी का कुलपति। देखो, सूरजमल जी को तो सॉरी, रमेश चंद्र जी को तो ब्रज यूनिवर्सिटी है ना, और मत्स्य यूनिवर्सिटी का शील सिंधु पांडे। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है आपसे। इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन एवं सम्मान समारोह, इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन एवं सम्मान समारोह, इसका जो आयोजन है 11 मार्च 2023 को आयोजन हुआ था। आयोजन स्थल है जयपुर जिला परिषद सभागार।
पुरस्कार जो है फर्स्ट है इनाया फाउंडेशन को, सेकंड सरिता योगी, थर्ड है अकादमी फाउंडेशन। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये ध्यान रखना कि कहाँ आयोजन हुआ था, इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन सम्मान समारोह जयपुर में। पशुपालक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ कहाँ 5 जिलों में बनाए जा रहे हैं, नागौर, सीकर, अजमेर, अलवर, भरतपुर। इंपॉर्टेंट नहीं इतना। महाराव शेखाजी सशस्त्र बल अकादमी, ये इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पर जो है स्थापना की जा रही है, महाराव शेखाजी सशस्त्र बल अकादमी, सीकर के अंदर। कहाँ पे, सीकर के अंदर। सीकर के अंदर। इसका उद्देश्य क्या है कि प्रदेश जो युवा हैं सेना भर्ती की तैयारी और इसको हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जो है शेखाजी सशस्त्र बल अकादमी सीकर में स्थापित की गई है। ठीक है। अगला देखो, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक भाषा दक्षता एवं संप्रेषण कौशल विकास योजना। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक भाषा दक्षता एवं संप्रेषण कौशल विकास योजना 20 मार्च को लागू हुई। का उद्देश्य क्या है कि अल्पसंख्यक समुदायों के युवाओं में भाषा दक्षता और संप्रेषण के कौशल को विकास करना। ठीक है। अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, अरबी, फारसी और अन्य विदेशी भाषाएं सिखाई जाएगी। प्रति माह इनको मानदेय भी मिलेगा। उपस्थिति के आधार पर 1500 रुपये मासिक और अधिकतम 4500 रुपये स्टाइपेंड 3 माह तक प्रदान किया जाएगा। ये जो पात्रता है वो 18 से 35 साल की आयु वाले परिवार की, 18 से 35 साल इसकी आयु है। परिवार की आय है जो 8 लाख होनी चाहिए सालाना, 8 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। प्रति माह कितने रुपए मिलेंगे, 1500 रुपये। ठीक है, तो 3 माह तक प्रदान किया जाएगा तो मतलब 4500 रुपये दिए जाएंगे। आयु सीमा 18 से 35 साल। और इनकी जो है पात्रता वो है कि 8 लाख रुपए सालाना जो परिवार की आय है उससे कम होनी चाहिए। जोधपुर इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल का आयोजन जो है आपके 18 से 22 मार्च 2023 को राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर में आयोजन किया गया। जोधपुर इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल, जोधपुर इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल। ठीक है, ये है। नेक्स्ट देखो, बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्ध अभ्यास। ये क्या है, भारतीय सेना और सिंगापुर सेना के बीच में, भारतीय सेना और सिंगापुर सेना के बीच में 13वां संस्करण बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्ध अभ्यास। कहाँ पर, जोधपुर मिलिट्री स्टेशन पर। कहाँ पर आयोजन किया गया बोल्ड वाला, जोधपुर। जोधपुर में बोल्ड, जोधपुर में बोल्ड, ये ध्यान रखना, जोधपुर में बोल्ड, सिंगापुर के साथ। तनिष्क पटवा स्पोर्ट्स के अंदर देखो, तनिष्क पटवा ये क्या है, वाटर स्पोर्ट्स के अंदर खेलती है। एशियन क्रेनो स्प्रिंट चैंपियनशिप उज्बेकिस्तान, भारतीय टीम में शामिल होने वाली राजस्थान की प्रथम खिलाड़ी। राजस्थान की, ये ध्यान रखना कि तनिष्क पटवा कौन है, राजस्थान की प्रथम खिलाड़ी है जो कि आपके इस गेम से संबंधित है, वाटर स्पोर्ट्स से। इतना सा ध्यान रखना है। तनिष्का पटवा, पटवा मतलब वाटर से याद रख लेना कि वाटर से पटवा है ना, तनिष्क पटवा। फेडरेशन कप जयपुर और पुरुष और महिला वुशु प्रतियोगिता, वुशु प्रतियोगिता होती है। इसमें फेडरेशन कप हुआ था महिला और पुरुष। आयोजन कहाँ हुआ था, जालंधर पंजाब में इसका आयोजन हुआ था इस प्रतियोगिता का। राजस्थान की जो है ओवरऑल टीम चैंपियन खिताब जीती है वुशु में, मतलब महिला और पुरुष दोनों ने जो है खिताब जीता है। सुंदर कांति जोशी पुरस्कार 2023 दिया गया है, चतुर्थ संस्करण था इसका। सुंदर कांति जोशी पुरस्कार, ये इंपॉर्टेंट है, सुंदर कांति जोशी पुरस्कार। आरएस के अंदर क्या है, इस तरह के पुरस्कार जो है काफी सारे पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि सुंदर कांति जोशी पुरस्कार 2023 का जो है कौन विजेता रहा। सीनियर वर्ग में सुमन मीणा 21,000 रुपये मिले, जूनियर वर्ग में सिद्धि शर्मा 11,000 रुपये मिले, और सब जूनियर में पर्ल बाणावत 5,000 रुपये मिले। इनका उद्देश्य क्या है कि महिला क्रिकेटर को प्रोत्साहन करना। आपको सीधी सी बात याद रखनी है, सुंदर कांति जोशी का संबंध किससे है, महिला क्रिकेटर को प्रोत्साहन करना है ना, महिला क्रिकेटर, ये पूछा जा सकता है कि महिला क्रिकेटर आज के जमाने में काफी लोकप्रिय है। ठीक है, तो सुमन मीणा, सिद्धि शर्मा और पल बाणावत। सुमन मीणा, सिद्धि शर्मा और पल बाणावत। ठीक है, तो 21,000, 11,000 और 5,000। सीनियर राष्ट्रीय महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन महेंद्रगढ़ हरियाणा में हुआ था, राजस्थान ने इसमें कांस्य पदक जीता है।
राजस्थान ने क्या जीता है? कांस्य पदक। डॉक्टर देवेंद्र कुमार। डॉक्टर देवेंद्र कुमार जयपुर के निवासी हैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार। सलमपुर उड़ीसा में आयोजन हुआ था, क्या हुआ था? गोल्फ चैंपियनशिप में सर्वश्रेष्ठ गोल्फर चुना गया है। देवेंद्र कुमार जयपुर के निवासी को, डॉक्टर देवेंद्र कुमार को सर्वश्रेष्ठ गोल्फर चुना गया है उड़ीसा में जो आयोजित हुआ था, क्या? गोल्फ चैंपियनशिप। ठीक है। सीपी जोशी जो है आपके भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नियुक्त किया गया, चित्तौड़गढ़ सांसद है। अंतर्जातीय विवाह पर जो राशि है पहले 5 लाख रुपए थी, अब 10 लाख रुपए बढ़ा दी गई है। कर्मचारी को महंगाई भत्ता है 4% वृद्धि के साथ, अब 42% कर्मचारी भत्ता जो है अब मिल रहा है। 4% और बढ़ने वाला है जुलाई से, 42% हो जाएगा। पॉल्यूशन मेडिसिन विभाग की स्थापना चिकित्सा महाविद्यालय अजमेर द्वारा की गई है। सावित्री बाई वाचनालय पुस्तकालय कहाँ पर है? ब्लॉक स्तर पर 80% से अधिक दिव्यांगता वाले विशेष योग्य जन को जीवन साथी बनाने पर प्रोत्साहन राशि 5 लाख रुपए दी जाएगी। 80% से अधिक दिव्यांगता वाले विशेष योग्य जन के साथ अगर कोई शादी करता है तो उसको 5 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सावित्रीबाई वात्सलायन पुस्तकालय हर ब्लॉक स्तर पर बनेगा। रोबोटिक सर्जरी यूनिट की स्थापना जो है जोधपुर में की गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स ऑफ इनोवेशन हब की स्थापना जोधपुर में, अभी पढ़ लिया था आपने। राजीव गांधी सेंटर फॉर आईटी डेवलपमेंट एंड ई गवर्नेंस जयपुर में है। ई गवर्नेंस राजीव गांधी आईटी डेवलपमेंट के लिए ई गवर्नेंस जयपुर में है। इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव, इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव जयपुर में। इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव, ये ध्यान रखना। आईपीएल का जो 16वां सीजन के राजस्थान रॉयल्स के मुकाबले खेले गए एसएम स्टेडियम में, सिंपल सी चीज है। डिजिटल इंडिया रिकॉर्ड मोनेटाइजेशन प्रोग्राम कहते हैं राज्य के ऑनलाइन टेस्ट। ये दिख नहीं रहा इसमें, छोड़ देना, बाद में बता दूंगा। अभावग्रस्त जिले आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार 22-23 में एक जिला है, वो है आपका पाली जिला। अभावग्रस्त जिला पाली जिला है। लेकिन हैंडीक्राफ्ट ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? पन्नालाल मेघवाल। पन्नालाल मेघवाल हैंडीक्राफ्ट ऑफ राजस्थान के लेखक है पन्नालाल मेघवाल। अब हैंडीक्राफ्ट निदेशालय कहाँ पे है आपका? जोधपुर में, बताया था अभी। कैटल फीड प्लांट की स्थापना नाथद्वारा राजसमंद उदयपुर में होगी। कैटल फीड प्लांट, मवेशियों के दूध का प्लांट जो है आपके कहाँ होगा? राजस्थान, राजसमंद के नाथद्वारा और उदयपुर में। सिल्कोसिस विंग बनाई जा रही है कहाँ पर? जोधपुर में सिल्कोसिस विंग का निर्माण किया जा रहा है। गौरा बादल स्टेडियम चित्तौड़गढ़ में बनाया जा रहा है, गौरा बादल स्टेडियम। फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप की G20 की सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप की जो बैठक है उदयपुर में आयोजित हुई है ना। राजस्थान मिलेट कॉन्क्लेव जो है जयपुर में आयोजन किया गया। राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक जो है 1239 में जो है संशोधन किया गया था। ठीक है, तो ये है आपके मार्च का करंट अफेयर। अब हम देखते हैं के अंदर अप्रैल का करंट अफेयर। अप्रैल का करंट अफेयर देखो, नेक्स्ट देखो, दीपिका मिश्रा। दीपिका मिश्रा है कोटा के निवासी, विंग कमांडर है वायुसेना के। अ, वायुसेना के अंदर क्या है? विंग कमांडर, कमांडर है, कोटा की रहने वाली है दीपिका मिश्रा। इन्हें वायुसेना पदक पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी है। मतलब वायुसेना का जो पदक है वो पाने वाली पहली महिला अधिकारी है। कौन है? दीपिका मिश्रा। कहाँ की है? कोटा की। इस चीज को ध्यान रखना। साहसिक कार्य क्या किया इन्होंने? मध्य प्रदेश में मानवीय सहायता और अचानक आई बाढ़ के दौरान महिला और बच्चों को सहित 47 लोगों की इन्होंने जान बचाई थी। तो दीपिका मिश्रा जी का नाम ध्यान रखना, कोटा के रहने वाले। इन्हें वायुसेना में महिला अधिकारी जो है पहला पदक वायुसेना का मिला है इन्होंने इनके। दूसरी G20 W20 बैठक कहाँ पे हुई है? सेकंड वुमेन 20 बैठक जयपुर में आयोजित हुई है। कहाँ पर? जयपुर में। ये इंपॉर्टेंट है। आयोजन कब हुआ था? 13 से 14 अप्रैल 2023 को। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? संध्या पुरोचा ने। संध्या पुरोचा भारत के ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी।
G20 की W20 बैठक, मतलब महिलाओं की जो बैठक हुई थी G20 के अंदर, उसकी अध्यक्षता जयपुर में हुई करी थी। किसने करी थी? संध्या पुरोचा ने। G20 के 18 देशों की 120 महिलाओं ने इसमें भाग लिया था। 18 देशों की 120 महिलाओं ने इसमें भाग लिया था। प्रथम G20 की W20 की बैठक कहाँ हुई थी? संभाजी नगर, औरंगाबाद में, फरवरी 2020 में। दूसरी कहाँ हुई? जयपुर में। पहली औरंगाबाद में, दूसरी कहाँ हुई? आपके जयपुर में। तीसरी कहाँ पे होगी? तीसरी हुई है आपके महाबलीपुरम, तमिलनाडु में। तो पहली ध्यान रखना औरंगाबाद, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना औरंगाबाद। दूसरी है ये जयपुर में, जयपुर वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी हुई है तमिलनाडु, महाबलीपुरम। ठीक है। नेक्स्ट देखो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है, जैसलमेर में जो प्रजनन केंद्र में प्रथम बार अंडे से स्वस्थ चूजा सफलतापूर्वक निकाला गया। जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, जो आपके, जो कि बहुत ही क्रिटिकल डेंजर, जो है क्रिटिकल डेंजर उसमें आती है प्रजाति में। ठीक है। तो पहली बार जैसलमेर में जो है अंडे से चूजा निकाला गया है। विगत 30 वर्षों से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की आबादी 75% की गिरावट आई है, और इसको जो है संरक्षित करने के लिए जो है ये जो प्रोजेक्ट चलाया गया है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की संख्या लगभग 150 हो गई है। संरक्षित क्षेत्र हम बात करें तो डेजर्ट नेशनल पार्क मरुद्यान जो जैसलमेर का है, रामदेवरा आर्मी प्रोजेक्ट एरिया 2011 में IUCN की रेड डाटा लिस्ट में जो है क्रिटिकल इंडेंजर्ड प्रजाति माना गया है। 5 जून 2013 को राष्ट्रीय मरुद्यान और जैसलमेर में प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर प्रारंभ किया गया। 5 जून 2013 से ग्रेट इंडियन बस्टर प्रोग्राम जो है आपके चलाया जा रहा है। राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया था 21 मई 2000 सॉरी 21 मई 1981 को। 21 मई 1981 को राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया था। वैज्ञानिक नाम क्या है इसे? क्रायोटिस नाइग्रेसेप्स। क्रायोटिस नाइग्रेसेप्स इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। वन्य जीव अभ्यारण्य में भी हम राजस्थान के जो है चैप्टर में पढ़ेंगे इसको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका जो उपनाम है वो है सोहन चिड़िया, शर्मिला पक्षी, सारंगा, हुकना, मालमोरडी, गुंदमनेर, गुदनमेर, बड़ा तिलोर, टूकड़। हाड़ौती क्षेत्र में इसे मालमोरडी भी कहा जाता है। हाड़ौती जो है आगे कोटा वाला क्षेत्र, यहाँ पर इसे क्या है? मालमोरडी भी कहा जाता है। कौन कौन से 3 क्षेत्रों में पाया जाता है अन्य में? एक तो सोरसन बारां में पाया जाता है, आपके नौकलिया अजमेर में पाया जाता है, मरूध्यान जैसलमेर बाड़मेर में पाया जाता है। इसका प्रिय भोजन क्या है? मूंगफली और तारा मीरा। मूंगफली और तारा मीरा इसको बहुत पसंद है, ये मूंगफली और तारा मीरा खाता है। तो ये कहाँ कहाँ पे मिलता है? आपके सोरसन बारां में ये मिलता है, नौकलिया अजमेर में, और मरूध्यान जैसलमेर में मिलता है। राजस्थान SDG स्टेट रिपोर्ट 2023, इसको जारी करता है आयोजना विभाग। SDG जो है स्टेटस रिपोर्ट 2023 जारी करता कौन करता है? आयोजना विभाग। 17 लक्ष्य है, इसमें 330 संकेतक को शामिल किया गया है। इसका जो क्रियान्वयन है आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय, आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल स्टेटस रिपोर्ट आई है। इसमें जो है 26 अप्रैल 2023 का अनुमोदन हुआ है। इसमें 26 अप्रैल 2023 का अनुमोदन। इसमें जो शीर्ष, मतलब टॉप पे जो रहने वाले जिले हैं वो है, पहले नंबर पे सीकर, दूसरे पे झुंझुनू, तीसरे पे नागौर। ठीक है। 17 लक्ष्य, 330 संकेतक, इन्होंने अपनी रिपोर्ट आई है, SDG स्टेटस रिपोर्ट आई है। इसमें आपके सबसे पहले सीकर, झुंझुनू, नागौर, और सबसे नीचे रखा है जैसलमेर, बांसवाड़ा और बाड़मेर। जैसलमेर बाड़मेर जैसलमेर, बांसवाड़ा और बाड़मेर को सबसे नीचे रखा है। ठीक है। यह है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की रिपोर्ट। राज्य के औसत स्कोर से अधिक है 14 जिले। स्कोर कितना है? 60.26, 60.25, 60.25 औसत स्कोर से अधिक 14 जिले हैं। औसत स्कोर से कम 19 जिले हैं। राजस्थान में सर्वाधिक स्कोर जो है गोल 11 शहरी शहरों, स्थानीय शहरों और समुदाय को जो है 83 पॉइंट कुछ है। तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं कितना क्या स्कोर है, आपको ये ध्यान रखना है निम्न कौन है और उच्चतम कौन है। ठीक है। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना का क्रियान्वयन है 2021-22 से
2025-26 तक जो केंद्र सरकार द्वारा ये चलाया जा रहा है, 21-22 से 2025-26 तक, मतलब 5 साल के लिए चलाया जा रहा है। समीक्षा बैठक हुई थी 10 अप्रैल 2023 को। अध्यक्षता मुख्य सचिव श्रीमती ऊषा शर्मा जी ने की थी। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य क्या है कि 5 वर्षों में राज्य के 4,302 गांवों का विकास किया जाना है। कितने? 4,302 गांवों का विकास किया जाना है। इस योजना के तहत 50% से अधिक जनसंख्या से अधिक जनजातीय जनसंख्या वाले 5 प्रमुख आधारभूत सुविधाओं का विकास कर समाज की मुख्य धारा में जोड़ना है। मतलब मुख्य धारा में जोड़ने के लिए जो आधारभूत सुविधा है उनका विकास करना है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो है यह है। आपकी अध्यक्षता किसने की थी? मुख्य सचिव उषा शर्मा ने। इतना इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। आरएचबी राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को राष्ट्रीय अवार्ड दिया गया है, 15वां राष्ट्रीय अवार्ड दिया गया है नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिलिंग द्वारा। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को जो है ये अवार्ड मिला है, राष्ट्रीय पुरस्कार। बेहतरीन कार्य क्या क्या किए? देश में सर्वाधिक हाउसिंग प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड किए। देश में सबसे ज्यादा हाउसिंग प्रोजेक्ट चला है किसने? आरएचबी ने। सर्वाधिक आवास विक्रय किए हैं, सर्वाधिक आवास विक्रय किए हैं। रियल एस्टेट में बेहतरीन कार्य किया है तो आपके आरएचबी को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, 15वां राष्ट्रीय पुरस्कार। ठीक है, नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिलिंग द्वारा ये जो है दिया गया है। मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2023, मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 किसे मिला है? सिविल सेवा दिवस 20 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस पर यह प्रदान किया जाता है। इसकी जो थीम थी वो प्रतिबद्ध प्रशासन राज्य में सुशासन, प्रतिबद्ध प्रशासन राज्य में सुशासन इसकी थीम थी। और जो है लोक सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रदेश के लोक सेवकों को दिया जाता है। इसमें कौन कौन, किस किस को मिला है? सुशील कुमार कुलहरी। सुशील कुमार कुलहरी कौन है? आयोजना विभाग के संयुक्त शासन सचिव। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपसे ये पूछा जाएगा कि किस, ये जो है किन किन को मिला है, लेकिन फिर भी हम कुछ नाम हैं जो याद कर लेते हैं। आपके डॉक्टर नीतीश शर्मा को मिला है, के सचिव कार्यालय में डायरेक्टर हैं। लोक बंधु इनको मिला है, जिला कलेक्टर बाड़मेर है। अमित मेहता जिला कलेक्टर पाली हैं। डॉक्टर भारती दीक्षित जिला कलेक्टर झालावाड़। ताराचंद मीणा जिला कलेक्टर उदयपुर को ये जो है मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे नीचे, वो है द ग्रेट इंडिया ट्रेवल बाजार। ग्रेट इंडिया ट्रेवल बाजार का 12वां संस्करण है। आयोजन किसने किया था? एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर जेईसीसी सीतापुरा ने इसका आयोजन किया था। जयपुर में 23 से 25 अप्रैल 2023 को इसका आयोजन हुआ था। आयोजन किस किसने किया था? पर्यटन विभाग राजस्थान, पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की, फिक्की ने इसका आयोजन किया था, पर्यटन विभाग और पर्यटन मंत्रालय के साथ मिलकर। ठीक है, द ग्रेट इंडिया ट्रेवल बाजार 56 देशों के 283 प्रमुख इनबाउंड फॉरेन टूर ऑपरेटर ने भाग लिया। आपको याद रखना है कि किस किसने आयोजन किया था और कहाँ पे हुआ था। तो हुआ था आपके सीतापुरा जयपुर के अंदर, जेईसीसी, है ना। राजस्थान विधानसभा की समितियों का गठन किया गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा आता है और इस बार भी आएगा, लिख के ले लेना। समितियों का गठन किया गया, राजस्थान विधानसभा की समितियों का गठन किया गया अप्रैल 2023 में। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी ने 19 समितियों का गठन किया है। कितनी समितियों का? 19 समितियों का। इसका जो कार्यकाल है वो 31 मार्च 2024 तक रहेगा, 15वीं विधानसभा के कार्यकाल समाप्त होने तक। ठीक है, तो इसमें समिति में जन लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? राजेंद्र राठौड़ साहब। जन लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? राजेंद्र राठौड़ साहब। प्राक्कलन समिति कै, इसके अध्यक्ष है राजेंद्र पारिक। प्राक्कलन समिति ख, इसके अध्यक्ष है दयाराम परमार। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी तीनों बहुत इंपॉर्टेंट। जन लेखा समिति राजेंद्र राठौड़, प्राक्कलन समिति कै राजेंद्र पारिक, प्राक्कलन समिति ख दयाराम परमार। राजकीय उपक्रम समिति गोविंद सिंह डोटासरा, ये भी इंपॉर्टेंट है। नियम समिति कौन है? सीपी जोशी खुद। सदाचार समिति दीपेंद्र सिंह, सदाचार समिति दीपेंद्र सिंह।
तो ये जो ऊपर की जो चार है ना, इसको थोड़ा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा हो गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन के लिए राजस्थान को 2 पुरस्कार मिले, और फसल बीमा लागू करने वाला राजस्थान पहला स्टेट है। तो प्रथम पुरस्कार में क्या मिला है? इजी क्लेम के माध्यम से क्लेम वितरण करने में क्लेम सबसे ज्यादा बांटे हैं, लंबित प्रकरणों के तुरंत 4 नंबर। ये दो जो है आपको अवार्ड मिले राजस्थान को। पावर यूटिलिटीज इंटीग्रेटेड रेटिंग व रैंकिंग, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा 19वां स्थान प्राप्त किया गया है। ठीक है, बिजली चोरी को रोकने के लिए अभियान तथा 100% राजस्व वसूली के परिणाम में अग्रणी डिस्कॉम में ये अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। श्री गुरु नानक देव सिख कल्याण बोर्ड 14 अप्रैल को जो है इसका गठन किया गया। पहले कौन सा एक और था ना, वीर टेजाजी कल्याण बोर्ड, वो किसानों से संबंधित था। ये क्या है? सिख समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उन्नयन करना। इसमें 7 सदस्य थे, उसमें 9 थे गैर सरकारी, इसमें 7 है मनोचित। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 सदस्य। इन सदस्यों का कार्यकाल रहेगा 3 साल का। प्रशासनिक विभाग और अल्पसंख्यक मामलात के विभाग जो ये वो है। अंबेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार मानव सेवा ट्रस्ट राजस्थान। अंबेडकर महिला कल्याण पुरस्कार सुनीता धावड़ा। अंबेडकर महिला जो पुरस्कार है सुनीता धावड़ा जयपुर को मिला है। अंबेडकर न्याय पुरस्कार एडवोकेट हरिलाल बैरवा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अंबेडकर शिक्षा पुरस्कार जो है नो को दिया गया है, नो अंबेडकर शिक्षा पुरस्कार, इंपॉर्टेंट नहीं है। पीएम श्री योजना ये इंपॉर्टेंट है, ये आएगा हमेशा, ये आएगा, आपका ध्यान रखना इस चीज को, ये क्वेश्चन आएगा। पीएम श्री योजना क्या है? तो पीएम श्री योजना का नाम है पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया श्री का जो प्रारंभ है वो 5 सितंबर 2022 से किया गया। केंद्र की ये योजना है। राजस्थान में ने पीएम श्री योजना में सर्वाधिक स्कूलों का चयन करते हुए देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मतलब राजस्थान ने पीएम श्री योजना में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया है। प्रथम चरण में देश के 14,500 स्कूलों का अपग्रेड किया जाएगा। प्रथम चरण में राजस्थान में 402 सरकारी स्कूलों का चयन किया गया है। राजस्थान के कुल 716 स्कूलों का अपग्रेड किया जाएगा। देश के 14,500 और राजस्थान के 716 स्कूलों का अपग्रेड किया जाएगा। ठीक है, अपग्रेड किस तरह से किया जाएगा कि एनसीएफ जो है इसको लागू किया जाएगा पूरी तरीके से। प्रत्येक ब्लॉक में एक पीएम श्री स्कूल खोला जाएगा। स्मार्ट क्लासरूम होंगे, लैब होगी, लाइब्रेरी होगी, है ना, वो बुनियादी ढांचा प्रदान किया जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। राजस्थान आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय की गठन की मंजूरी अप्रैल 2023 में मिली है। नोडल एवं प्रशासनिक विभाग कौन है? वित्त और राजस्व विभाग। ठीक है, आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय। आर्थिक अपराधों, आर्थिक अपराधों के नियंत्रण और अनुसंधान जांच अभियोजन के लिए अभियोजन किए जाएंगे। नोडल एजेंसी कौन सी है? वित्त राजस्व विभाग। ठीक है, मिलेट महोत्सव कहाँ आयोजन किया गया? मिलेट महोत्सव जोधपुर में आयोजन किया गया। आयोजन स्थल कहाँ पर था? केंद्रीय काजरी, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी में का जो है आपका आयोजन किया गया। मिलेट महोत्सव जोधपुर, बस इतना सा ध्यान रखना है इसमें। मिलेट महोत्सव जोधपुर इंपॉर्टेंट है। सिरोही स्थापना दिवस 599वां स्थापना महोत्सव मनाया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। सिरोही का 599वां जो है स्थापना महोत्सव मनाया गया। कब से? 21 से 23 अप्रैल को। शुभारंभ शक्ति स्थल श्री ईसा जी मंदिर में पूजा अर्चना से। सिरोही का जो स्थापना दिवस है वैशाख शुक्ल द्वितीय को आज मनाया जाता है। सिरोही की स्थापना जो है 1482 में श्रेष्ठ माल ने की थी। किसने की थी? श्रेष्ठ माल ने। ये इंपॉर्टेंट है आपके बहुत ज्यादा, राजस्थान की जो हिस्ट्री है उसके अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिरोही की स्थापना श्रेष्ठ माल, श्रेष्ठ है तभी तो इसका उत्सव मनाया जा रहा है 599वां। ठीक है, आरसीडीएफ, आरसीडीएफ की फुल फॉर्म क्या है? राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड। 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम 1965 के तहत राजस्थान, आरसीडीएफ की फुल फॉर्म क्या है? राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। इसका मुख्यालय है जयपुर में।
आरसीडीएफ ने 22 अप्रैल 2023 को डेयरी फेडरेशन और राज्य भर में इससे संबंधित जिला दुग्ध संघों ने एक ही दिन 32.86 लाख लीटर दूध की बिक्री कर रिकॉर्ड बनाया है। आरसीडीएफ ने एक दिन में 32.86 लाख लीटर दूध बेचा है। यह जो है रिकॉर्ड है अपने आप में, और 20% की अधिक वृद्धि दर्ज की है विपणन के अंदर। आरसीडीएफ ने एक रिकॉर्ड बनाया, वो रिकॉर्ड है आपके 32.86 लाख लीटर दूध एक दिन में बेचने का रिकॉर्ड। राष्ट्रीय आरोग्य मेला जो कि 20 से 23 अप्रैल को 2023 को जो है जयपुर में राष्ट्रीय आरोग्य मेला लगा। इसका उद्घाटन जो है सुभाष गर्ग साहब जो हैं आपके आयुष राज्य मंत्री, उन्होंने किया था। आयोजन स्थल कहाँ पर हुआ था इसका? सीतापुरा जयपुर में। आयुष मंत्रालय भारत सरकार और राजस्थान सरकार और पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री नई दिल्ली, ये जो है इसके आयोजक रहे थे। आयुष मंत्रालय भारत सरकार, राजस्थान सरकार और आपके पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री नई दिल्ली। ठीक है। ये जो 5 पद्धतियों का प्रदर्शन किया गया था, वो पद्धतियां कौन कौन सी थी? आयुर्वेद, होम्योपैथिक, यूनानी, योग और प्राकृतिक। आयुर्वेद, होम्योपैथिक, यूनानी, योग और प्राकृतिक जो है आपके राष्ट्रीय आरोग्य मेला जयपुर में आयोजन हुआ। जयपुर में आयोजन इम्पोर्टेंट चीज है जी। जयपुर में कहाँ पे? सीतापुरा में। 5 पद्धति कौन कौन सी है? आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, योग और प्राकृतिक। ठीक है। राज हेल्थ पोर्टल, राज हेल्थ पोर्टल 19 अप्रैल 2023 को सीएम अशोक गहलोत द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। पोर्टल का उद्देश्य कि आमजन की समस्याओं का त्वरित पारदर्शी निस्तारण करना है। यह पोर्टल चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की ई ऑफिस के रूप में काम करेगा। राज हेल्थ पोर्टल 19 अप्रैल 2023 शिकायतों का निस्तारण करने के लिए जो है इसका ये काम करेगा। हीरोज ऑन द रोड अवार्ड, हीरोज ऑन अवार्ड सियाराम चौधरी जी को सम्मानित किया गया है। सियाराम चौधरी जी को सम्मानित किया। हीरो हैं ये ऑन द रोड, हीरोज ऑन द रोड अवार्ड जो है सियाराम चौधरी जी को सम्मानित किया गया है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के बस ड्राइवर हैं सियाराम चौधरी जी। कौन है? आरटीडीसी जो है ये आपके जो है राजस्थान राज्य पथ पर आरएसटी ठीक है, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम बस ड्राइवर। ठीक है। इसके बस ड्राइवर श्रीराम जी ने अपनी सेवा के दौरान पूर्ण रूप से दुर्घटना मुक्त सेवा प्रदान की, मतलब इन्हों से एक भी दुर्घटना नहीं हुई है, इसलिए इन्हें हीरोज ऑन द रोड माना है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया है श्रीराम जी को। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। आपनी धरोहर आपनो गौरव पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर बीडी कल्ला ने विमोचन किया है। आपनी धरोहर आपनो गौरव पुस्तक का विमोचन किसने किया? बीडी कल्ला ने 12 अप्रैल 2023 को। राजस्थान धरोहर प्राधिकरण द्वारा प्रदेश में रणबांकुरों, महापुरुषों, संत महात्माओं, लोक देवी देवताओं और साहित्य सेवी विद्वानों के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर बनाई गई पुस्तक। ठीक है। तो आपनी धरोहर आपनो गौरव जो है राजस्थान के जो है महापुरुषों के जीवन पे, विद्वानों पे, व्यक्तित्व पे, कृतित्व पे बनाई गई पुस्तक है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन हरी झंडी मिली है 12 अप्रैल 2023 को। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा यह जो है हरी झंडी मिली है। राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन जो है जयपुर से दिल्ली कैंट तक चलाई गई है ट्रायल बेसिस के बाद 13 अप्रैल 2023 से यह ट्रेन जो है अजमेर से दिल्ली कैंट के मध्य चलेगी। अजमेर से दिल्ली कैंट के मध्य जो है आपके पहली वंदे भारत ट्रेन राजस्थान के अंदर चलाई गई है। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, राजस्थान राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना राजस्थान सरकार द्वारा और फ्रांस डेवलपमेंट एजेंसी, राजस्थान सरकार और फ्रांस डेवलपमेंट एजेंसी के मध्य एक जो है समझौता हुआ है। 5 अप्रैल 2023 को ये समझौता हुआ है। राज्य में वृक्षारोपण करने के लिए ये समझौता हुआ है। मतलब राज्य में वृक्षारोपण करने के लिए राजस्थान सरकार और फ्रांस डेवलपमेंट एजेंसी, एएफटी नाम है, एजेंस फ्रेंचाइज
के मध्य क्या हुआ, समझौता हुआ। इस चीज के लिए, वृक्षारोपण करने के लिए आगामी 8 वर्षों में 13 जिलों में 1700 करोड़ रुपए का व्यय खर्च किया जाएगा। ठीक है, 1700 करोड़ रुपए का व्यय खर्च किया जाएगा। चौधरी दानाराम तरड़ प्रतिमा, चौधरी दानाराम तरड़ प्रतिमा कहाँ पर जो है आपकी लगाई गई है? जसरासर बीकानेर के अंदर चौधरी दानाराम तरड़ प्रतिमा लगा। भामाशाह व समाज सेवी चौधरी साहब की प्रतिमा का अनावरण सीएम अशोक गहलोत ने किया। वैक्स म्यूजियम, मोम संग्रहालय कहाँ पर है? सज्जनगढ़ उदयपुर के जनाना महल में बनेगा मोम संग्रहालय। महाराणाओं की मूर्ति लगेगी इसमें। मोम का जो पुतला बनाया जाता है ना, तो वो मोम का पुतला जो है आपके सज्जनगढ़ उदयपुर के जो मोम संग्रहालय बनाया जा रहा है उसमें बनाए जाएंगे। फॉरवर्ड्स एडवाइजरी की बेहतरीन सूची, फॉरवर्ड्स एडवाइजरी की बेहतरीन जो सूची है उसमें जो है आपके उदयपुर को दूसरा स्थान मिला है। किसको? उदयपुर को दूसरा स्थान मिला है आपके फॉरवर्ड्स की एडवाइजरी की सूची। पहले स्थान पर कौन है? लद्दाख स्पीति वैली। पर्यटन सूची निकाली है फॉरवर्ड्स ने, उसमें आपको उदयपुर का दूसरा स्थान मिला है और सबसे पहला स्थान मिला है आपको लद्दाख का। भारत के कुल 8 स्थानों का चयन, जिसमें से उदयपुर का दूसरा स्थान है। चौथी बार उदयपुर को अंतर्राष्ट्रीय ट्रेवल फॉरवर्ड्स ने अपनी सूची में शामिल किया। आपको तो ये ध्यान रखना है कि पहला स्थान तो लद्दाख का है, दूसरा स्थान जो है आपके उदयपुर का है। ठीक है ना, पहला स्थान किसका है? लद्दाख का, स्पीति वैली, और दूसरा किसका है? उदयपुर का। पीएमजी रोलिंग ट्रॉफी, ये क्या होता है? बीकानेर डाक मंडल को पूरे वित्तीय वर्ष में उत्कृष्ट का प्रदर्शन करने के लिए दिया गया है। विक्की क्या है? विक्की क्या है? वर्ल्ड रोल बॉल का छठा विश्व कप आयोजित, इंपॉर्टेंट नहीं। खाजूवाला आकाशवाणी केंद्र में एफएम, खाजूवाला आकाशवाणी केंद्र, खाजूवाला आकाशवाणी उद्घाटन 28 अप्रैल को पीएम द्वारा वर्चुअल रूप से हुआ था। कार्यक्रम में अर्जुन राम मेघवाल शामिल हुए। यह 100 वाट का एफएम ट्रांसमीटर दिल्ली से वर्चुअल उद्घाटन किया गया। प्रिंसिपल ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 मिला है नीरा सिंह को। राजमाता कृष्णा कुमारी गर्ल्स पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल है, सम्मानित हुई है ये। प्रिंसिपल ऑफ द ईयर नीरा सिंह। ठीक है, नीरा सिंह जो है प्रिंसिपल ऑफ द ईयर। 5G टेस्ट, 5G टेस्ट किया है पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा, जयपुर में स्थापित किया जाएगा 5G टेस्ट लैब। 5G टेस्ट लैब जो है आपके जयपुर में स्थापित की जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5G सेवाओं का विस्तार करने के लिए। ठीक है, तो 5G सेवा जो है आपके, 5G जो है आपके कहाँ से शुरू हुई थी? आपके शुरू हुई थी 5G नाथ द्वारा से। ठीक है, फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ है? मानसागर जयपुर और आना सागर अजमेर में फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो है वो बनाया, मतलब तैरता हुआ सोलर प्लांट। फ्लोटिंग मतलब तैरता हुआ सोलर प्लांट, आपके जल महल में जयपुर में और आपके आना सागर अजमेर में। देश की प्रथम महिला कमांडिंग ऑफिसर है निशा कुलहरी। देश की प्रथम महिला कमांडिंग ऑफिसर कौन है? निशा कुलहरी। कहाँ की है? झुंझुनू की है। चीन की सरहद पर ये तैनात है। इनके पति जो है मेजर श्री सुरेंद्र सिंह आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। तो निशा कुलहरी भी साहस का परिचय दे रही है और चीन की जो सरहद है वहां पर तैनात है। कहाँ की है निशा कुलहरी? झुंझुनू की। देश की प्रथम महिला कमांडिंग ऑफिसर है। ठीक है, आर्यन नेहरा कौन है? आर्यन नेहरा है आपके तैराक। ये सीहोर छोटी गांव सीकर के हैं ये तैराक आर्यन नेहरा। आर्यन नेहरा कहाँ के? सीकर के। एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई किया है इन्होंने। आर्यन नेहरा ने एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई किया है, जो कि तैराक है सीकर के। कृषक उपहार योजना, कृषक उपहार योजना की जो है 1 जनवरी 2022 से तिथि आरंभ हुई थी। उद्देश्य क्या है इसका? किसानों को आर्थिक मदद देना। ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से जो है आप किसानों को जो है आर्थिक मदद देते हैं। 19 अप्रैल 2023 को श्री प्रदीप भवानी मंडी, श्री प्रदीप भवानी मंडी कोटा के निवासी हैं। श्री प्रदीप को जो है प्रथम पुरस्कार दिया गया, भवानी मंडी कोटा के निवासी हैं। ठीक है, मोटा अनाज उत्पादन में हम बात करें और राजस्थान का पहला स्थान है मोटा अनाज उत्पादन में, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना।
कुल उत्पादन में राज्य की हिस्सेदारी है 28.6%। 2023 को जो है मोटा अनाज वर्ष माना जाता है, मोटा अनाज वर्ष माना जाता है। नेक्स्ट देखो, स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2022 आई है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान की तीसरी रैंक है। स्कॉच में राजस्थान की तीसरी रैंक है। ठीक है। आवासीय कैटेगरी में राजस्थान की प्रथम रैंक है। ई गवर्नेंस में राजस्थान की दूसरी रैंक है। परिवहन की श्रेणी में चौथी रैंक है। मतलब आवास की कैटेगरी में पहली रैंक है, ई गवर्नेंस में इनकी दूसरी रैंक है, और परिवहन की श्रेणी में स्कॉच अवार्ड में राजस्थान की चौथी रैंक है, और ओवरऑल हम देखें तो राजस्थान की तीसरी रैंक है। ठीक है। तो राजस्थान का पहला डिजिटल स्कूल कौन सा है? आदर्श विद्या मंदिर अम्बावाड़ी। राजस्थान का पहला डिजिटल स्कूल आदर्श विद्या मंदिर एवीएम स्कूल जो है आपके संघ का स्कूल है, ये है अम्बावाड़ी जयपुर। फ्रंटू एडू फ्रंट के सहयोग से एडू फ्रंट के सहयोग से डिजिटल लर्निंग इकोसिस्टम पर आधारित पायलट प्रोजेक्ट वन टैबलेट पर वन चाइल्ड प्रोग्राम, मतलब हर बच्चे को एक टैबलेट दिया जाएगा। तो ये है जो आपका पहला डिजिटल स्कूल कौन सा है? अम्बावाड़ी जयपुर आदर्श विद्या मंदिर। इंटरनेशनल यूथ फेस्टिवल घूमर का आयोजन 2023 में कहाँ पे किया गया? राजस्थान यूनिवर्सिटी में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल, ठीक है। कब किया गया? 5 से 6 अप्रैल को। तो यहाँ पे मिस घूमर किसे बनाया गया? परमिला पोखरेल को। ठीक है। मिस्टर घूमर स्पर्श सक्सेना को, स्पर्श सक्सेना को। तो कहाँ आयोजन हुआ? राजस्थान यूनिवर्सिटी में। तो मिस मिस घूमर किसे बनाया गया? प्रमिला पोखरेल को। और मिस्टर घूमर पर सक्सेना को। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, ये है 17 अप्रैल को इसका लोकार्पण हुआ था। ओटीएस चौराहा झालावाड़ पे अशोक गहलोत जी ने इसका लोकार्पण किया था। 140 करोड़ रुपए की जो लागत आने वाली है। इसमें क्या है कि एक छत के नीचे बड़े सम्मेलन और सेमिनारों का आयोजन हो सकेगा। राजस्थान इंटरनेशनल जो है आरआईसी जो है, इसका निर्माण 140 करोड़ रुपए में हो रहा है। एक छत के नीचे ही सभा सम्मेलनों का आयोजन होगा। का जो निर्माण है इंडिया इंटरनेशनल सेंटर ऑफ इंडियन हैबिट सेंटर की तरफ से किया जाएगा। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना, स्टॉर्म वाटर ट्रेजर ड्रेनेज योजना, पुष्कर सरोवर में गंदा पानी को रोकने के लिए जो ये योजना चलाई जा रही है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना, पुष्कर जो है, पुष्कर का जो तालाब है में गंदा पानी रोकने के लिए ये योजना चलाई गई, स्टॉर्म वाटर। फेमिना मिस इंडिया नंदिनी गुप्ता कोटा की है। फेमिना मिस इंडिया, मिस इंडिया किससे बनाया गया इस बार? नंदिनी गुप्ता कोटा की। अपूर्वी चंदेला को डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी से सम्मानित किया गया। किससे सम्मानित किया है? डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी। निशानेबाज है अपूर्वी चंदेला, आपको पता है। तो इसको ये विषय जो उपाधि है कौन से यूनिवर्सिटी ने दी है? जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत यूनिवर्सिटी की ओर से जो है ये उपाधि दी गई है। रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से ये उपाधि दी गई अपूर्वी चंदेला, जो कि निशानेबाज है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने ये उन्हें उपाधि दी है, तो इम्पोर्टेंट है ये अपने आप। ठीक है। अब देखो, मोस्ट रोमांटिक सिटी, मोस्ट रोमांटिक सिटी है उदयपुर। उदयपुर जो है मोस्ट रोमांटिक सिटी है। इसको जो है चौथा स्थान मिला है अपने राजस्थान। दुनिया के 17 रोमांटिक शहर हैं, इसमें से भारत की कौन सी है? उदयपुर। इसको चौथा स्थान मिला है। और पहला स्थान किसे मिला है? पहला मिला है आपके पेरिस फ्रांस, एफिल टावर। ठीक है। पहला स्थान किसे मिला है? फ्रांस को, पेरिस को। ठीक है। चौथा स्थान किसे मिला है? आपके उदयपुर को। कन्वेंशन सेंटर कहाँ है? अम्बेरी उदयपुर में कन्वेंशन सेंटर है। जयपुर के बाद सेकंड कन्वेंशन सेंटर खोला गया है ना। यहाँ ये चीज वाल्मीकि कोष का जो है गठन किया गया है अशोक गहलोत जी द्वारा। 20 करोड़ से बढ़ाकर जो है 100 करोड़ रुपए जो है इसका फंड को किया गया है। 20 करोड़ था पहले, अब इसको 100 करोड़ कर दिया है। इसका उद्देश्य क्या है? सफाई कर्मचारियों का विकास करना। वाल्मीकि कोष। यूरेनियम फ्यूल बंडल, यूरेनियम फ्यूल बंडल, ये क्या है? रावत भाटा में देश का प्रथम यूरेनियम फ्यूल बंडल राष्ट्र को समर्पित किया गया है। यूरेनियम यूरेनियम से याद आएगा आपको चित्तौड़ का रावत भाटा।
सुदर्शन चक्र, राज्य का सबसे बड़ा सुदर्शन चक्र 7 फीट का जयपुर के कृष्ण बलराम मंदिर में जो है सुदर्शन चक्र बनाया गया है। 7 फीट का सबसे बड़ा सुदर्शन चक्र है राज्य का। द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर कहाँ है? झुंझुनू में जो है द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर बनेगा। देश के नक्शे के आकार का यह है। यहाँ देश के हर शिव धाम के दर्शन होंगे। मतलब देश का जो नक्शा है ना उसके आकार का मंदिर बना है, उसी आकृति का झुंझुनू में द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर। राव सिंहा सम्मान रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव को सम्मानित किया गया मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट द्वारा। अश्वनी वैष्णव को राव सिंहा राव सिंहा आपको पता है कि जो है जोधपुर के प्रसिद्ध राणा हुए थे, है ना, महाराजा हुए थे राव सिंहा, जिन्होंने शेर से लड़ाई करके शेर को हरा दिया था। राव सिंहा। तो ये किससे मिला है? अश्वनी वैष्णव रेल मंत्री जो है हमारे। ठीक है। टूडा पॉइंट बात करते हैं कि रणबांकुरो महापुरुषों संतों के लिए जो है आपके कौन सी जो है पुस्तक है? आपनी धरोहर आपनो गौरव, अभी बताया था ऊपर। राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस अजमेर से दिल्ली। हरिदेव जोशी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? बांसवाड़ा में। इंपॉर्टेंट लगा लेना, हरिदेव जोशी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? बांसवाड़ा में। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास योजना के अंतर्गत समझौता किस किस में? राजस्थान सरकार और फ्रांस की डेवलपमेंट एजेंसी। राष्ट्रीय सलाहकार मसाला मेला कहाँ लगा है? जयपुर में। सलाहकार मसाला मेला जयपुर में लगा है। टाइम्स रियल एस्टेट कॉन्क्लेव अवार्ड, टाइम्स रियल एस्टेट कॉन्क्लेव आरएसवी को सम्मानित किया गया है राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को। टाइम्स रियल एस्टेट कॉन्क्लेव अवार्ड से नवाजा गया है आरएसवी को। राजस्थान मत्स्य पोर्टल का लोकार्पण किसने किया? लालचंद कटारिया कृषि मंत्री जी है। राष्ट्रीय आरोग्य मेला एग्जीबिशन कहाँ पे? सीतापुरा जयपुर में। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर कहाँ है? झालाना जयपुर। मोटा अनाज मेला प्रदर्शनी जोधपुर। मोटा अनाज मेला प्रदर्शनी कहाँ है? मोटे अनाज की प्रदर्शनी कहाँ है? जोधपुर के अंदर। राजस्थान में विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष कौन है? राजेंद्र राठौड़। राजेंद्र राठौड़ साहब कौन से? ये जनलेखा समिति के भी अध्यक्ष हैं। टीआईई की राजस्थान की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? शीनू झावर। शीनू झावर। नवीन मेडिकल कॉलेज कहाँ कब है? प्रतापगढ़ जालौर राजसमंद। मतलब 33 में से आपके 30 जिलों में ऑलरेडी जो है आपके मेडिकल कॉलेज थे। 3 जिलों में नहीं थे, 3 जिलों में भी घोषणा कर दी, प्रतापगढ़ जालौर और राजसमंद। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि वर्तमान में कहाँ पे घोषणा करी है? तो वो है राजसमंद, प्रतापगढ़ और जालोर। 11वीं पावर यूटिलिटी इंटीग्रेटेड रैंकिंग अजमेर डिस्कॉम को जो है 19वां स्थान मिला है। पीएम श्री योजना के प्रथम चरण में राजस्थान के चयनित विद्यालय कितने? 402। टोटल कितने होंगे? 14,500, जिसमें से राजस्थान के कितने हैं? 402। G20 की WT का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जयपुर में हुआ था और महात्मा ज्योतिबा फूले जयंती जो है 11 अप्रैल को मनाई जाती है। 11 अप्रैल को मनाई जाती है। तो ये हो गया आपके मार्च और अप्रैल का करंट अफेयर कंप्लीट। ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लेना जो भी बच्चे नए हैं। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाने वाला हूँ। और भी अप्रैल के बाद हम बात करेंगे मई और जून के करंट अफेयर की। ठीक है। यहाँ से पढ़ने के बाद कहीं और से पढ़ने की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना ही।